ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 31, आधा साल और चुपके से हमला, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। समय पलक झपकते ही भाग जाता है। आसमान में लटके 3 सूरज बिना रुके दिन और रात घूमते रहते हैं। मिल्टन चेनी आधे साल से ज्यादा समय से फार ईस्ट सिटी में थे। फार ईस्ट सिटी, इनर सिटी एरिया, जैस्मिन फ्लावर रेसिडेंशियल एरिया। नौकर चाकर कुछ हद तक अस्त व्यस्त लिविंग रूम को साफ कर रहे थे। मिल्टन ने नहाने के बाद गीले रुमाल से अपना चेहरा पोंछा। उसके चेहरे पर पहले से ही थोड़ी दाढ़ी उग आई थी। आधे साल पहले की तुलना में मिल्टन अब ज्यादा परिपक्व लग रहे थे। किसने सोचा होगा कि इस दुनिया में शराब इतनी ताकतवर हो सकती है। मिल्टन ने स्वीकार किया कि उसने इस दुनिया की शराब की ताकत को कम करके आंका था। अपने पिछले जीवन में वह सामाजिक अवसरों पर काफ़ी शराब पीता था। उसने सोचा कि शराब पीना आसान काम होगा, लेकिन उसे कल रात बहुत ज़्यादा शराब पीने की उम्मीद नहीं थी। कल उसका 18वां जन्मदिन था। मिल्टन ने घर पर एक पार्टी रखी थी। उसके पिता अरलाथा सहित कई लोग आए थे। अनिवार्य रूप से उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने शरीर के साथ नशे में धुत हो जाएगा। मुझे भविष्य में कम शराब पीनी चाहिए। अगर कल रात ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब ने मुझे हत्या के लिए सरप्राइज किया होता तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती थीं। मिल्टन ने अपनी भौहें रगड़ीं। अब भी उसे थोड़ी शराब की गंध आ रही थी। दरअसल मिल्टन इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। अगर ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब से कोई कल रात आने की हिम्मत करता तो वे बर्बाद हो जाते। आइरिस, विलियम कहाँ है? मिल्टन ने अचानक एक नौकरानी को रोका और पूछा। नंगे सीने और सुंदर मिल्टन को देखकर आइरिस थोड़ा शर्मा गई। वह हकलाते हुए बोली, युवा मास्टर, लॉर्ड विलियम बाजार गए हैं। उन्होंने कहा कि जब आप जागें तो आप सीधे सिटी हॉल जा सकते हैं। ठीक है, समझ गया। युवा मास्टर, क्या आपको कपड़े पहनने में मेरी मदद की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना काम करें। मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। मिल्टन ने अपना हाथ हिलाया और बोला। ऐसा नहीं था कि वह दिखावा कर रहा था। उसे बस दूसरों को कपड़े पहनाने की आदत नहीं थी। मिल्टन की बातें सुनकर आइरिस थोड़ी निराश दिखी, लेकिन फिर भी झुकी और लिविंग रूम को साफ करने में लग गई। अपने बेडरूम में वापस आकर और कपड़े पहनकर मिल्टन जैस्मीन फ्लावर आवासीय क्षेत्र से बाहर निकल गया। जैस्मीन फ्लावर आवासीय क्षेत्र सुदूर पूर्व शहर का धनी जिला था। सुदूर पूर्व शहर में बसे विदेशी परिवारों के ज्यादातर लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ एक आवास की कीमत सीमा काफ़ी अधिक है, लेकिन मिल्टन के लिए यह मायने नहीं रखता था। यहाँ के सभी आवास वास्तव में गोल्डन लान परिवार की संपत्ति थे। यहाँ रहने वाले लोगों को परिवार को किराया देना पड़ता था। आवासीय क्षेत्र से शहर के केंद्र तक एक घुमावदार रास्ता था। रास्ते पर चलते हुए मिल्टन को अचानक अपने आसपास कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने अवचेतन रूप से उस क्षेत्र को स्कैन किया। ये बहुत शांत था। हालांकि यह जगह बहुत कम आबाद थी, लेकिन ये कभी भी इतनी शांत नहीं थी जितनी अब थी। न केवल कोई मानवीय आवाज़ें थीं, बल्कि जानवर भी चुप थे। इस प्रकार मिल्टन ने प्रवेश करते ही तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। मिल्टन सहज रूप से सतर्क हो गया और आसपास के वातावरण का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वह इस रास्ते पर एक से अधिक बार चल चुका था और इसके आसपास का वातावरण उसके दिमाग में अंकित हो गया था। अगर कुछ गड़बड़ होती तो वह तुरंत उसका पता लगा लेता। हालांकि जब उसने अपने आसपास का जायजा लिया तो मिल्टन को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन फिर भी वह सतर्क रहा। मिल्टन अपरिवर्तित भाव के साथ चलता रहा, लेकिन उसका शरीर ज़रूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए हाई अलर्ट पर था। अचानक मिल्टन की छाया से कई तंबू निकले। इन जालों ने आश्चर्यजनक गति से मिल्टन को जकड़ लिया। जादूगर मिल्टन, जो हमेशा से तैयार था, ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। पिछले आधे साल में ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के सदस्यों द्वारा हत्या के प्रयासों की कमी नहीं थी, लेकिन ज्यादातर हमलावर आधिकारिक शूरवीर थे। एक बार भी किसी जादूगर प्रशिक्षु ने कार्रवाई नहीं की थी, जिससे मिल्टन में आत्मसंतुष्टि की भावना पैदा हो गई थी। उसने सोचा था कि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब इतना दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सुदूर पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े शहर में भी हमला करने की हिम्मत करेंगे। ये जानना चाहिए कि अकेले सुदूर पूर्व शहर में हजारों टाउन गार्ड हैं। क्या ब्लैक रोब सीकर्स क्लब आत्महत्या मिशन पर जाने से नहीं डरता? एक जादूगर का जीवन बहुत कीमती हो सकता है, और जादूगर शायद ही कभी खुद को खतरे में डालते हैं। नाइट स्किल बर्स्ट, नाइट स्किल चार्जिंग क्यूई। मिल्टन चेनी ने तुरंत 2 नाइट स्किल्स का इस्तेमाल किया। लाइफ सीड के भीतर सुनहरी हवा का प्रवाह मिल्टन के पूरे शरीर के चारों ओर बहने लगा। छाया से उभरी भुजाएं मिल्टन द्वारा सीधे मुक्त कर दी गईं। अगले ही पल, बिना किसी हिचकिचाहट के,
मिल्टन ने चांदी की रोशनी से जगमगाती नाइट तलवार को तेजी से बाहर निकाला और उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। अंधेरे में छिपे हुए व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि मिल्टन की प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। जानकारी गलत है। वर्नोन कोई क्वासी नाइट नहीं है, वह कम से कम एक लेट स्टेज नाइट है। ये जानकारी किसने भेजी? विसंगति बहुत महत्वपूर्ण है। अंधेरे में छिपा हुआ जादूगर प्रशिक्षु कांप उठा, उसकी पुतलियां चौंक गईं, वह चुपचाप खुद से कसम खा रहा था। एक सामान्य क्वासी नाइट उसके जीरो रिंग मैजिक शैडो टच से बच नहीं सकता। आपको पता होना चाहिए कि यह वास्तव में एक सच्चा जीरो रिंग मैजिक है। अचानक एहसास ने अंधेरे में छिपे हुए व्यक्ति को घबराहट में डाल दिया, जिससे उसकी उपस्थिति का पता चला। मिल्टन ने अपनी तेज आंखों से तुरंत छिपे हुए जादूगर प्रशिक्षु को पहचान लिया, जिसने उस पर घात लगाने का प्रयास किया था। जबकि मिल्टन इस जादूगर प्रशिक्षु के स्तर के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन ये तथ्य कि वह ज्यादातर छाया से हमला करता था, ये दर्शाता है कि वह बहुत मजबूत नहीं था। इसके अलावा दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। जबकि प्रशिक्षु शक्तिशाली हो सकता है, वह शारीरिक रूप से पीक नाइट मिल्टन से तुलना नहीं कर सकता था। नाइट स्किल आर्मर स्प्लिटिंग स्लैश। चांदी सफेद नाइट तलवार के चारों ओर लिपटे मिल्टन के हाथ से सुनहरी ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे वह सुनहरे पीले रंग में बदल गई। अगले ही पल मिल्टन ने अंधेरे में छिपे जादूगर प्रशिक्षु की ओर एक कटार की हरकत की। हालांकि इस जादूगर प्रशिक्षु ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका जीरो रिंग मैजिक लगभग तुरंत ही डाला गया। जीरो रिंग मैजिक शैडो क्लोन। जादूगर प्रशिक्षु, जो अपनी जगह पर जड़वत था, मिल्टन के आर्मर स्प्लिटिंग स्लैश द्वारा दो हिस्सों में विभाजित हो गया। लेकिन मिल्टन के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि जो उसने अलग किया वह जादूगर प्रशिक्षु नहीं था, बल्कि एक तरह की विभाजित शरीर तकनीक थी। ये पहली बार था जब मिल्टन ने ऐसी तकनीक देखी थी। क्या वह भाग गया है? मिल्टन अपनी जगह पर खड़ा था, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसकी नाइट तलवार ने अपना मूल चांदी सफेद रंग वापस पा लिया। मिल्टन का निर्णय गलत नहीं था। जादूगर प्रशिक्षु मजबूत नहीं था, ज्यादा से ज्यादा लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु था। लेकिन उसके पास अपनी आस्तीन में कुछ से ज्यादा तरकीबें थीं। अगर वह लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु होता, तो मिल्टन निश्चित रूप से उसके जाल से बच नहीं पाता। मिल्टन ने स्वीकार किया कि उसने ब्लैक रोब सीकर्स क्लब और विजार्ड अप्रेंटिस को कम आंका था। लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस भी एक सच्चा जादूगर होता है और उससे निपटना इतना आसान नहीं होता। क्या झंझट है? मिल्टन ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। हमला करते ही उसकी पीक नाइट की ताकत उजागर हो गई। मिल्टन की असली ताकत को समझने के बाद उनकी हत्याएं या तो बिल्कुल नहीं होती, या और भी ज्यादा क्रूर तरीके से होती। इस बार हत्या के लिए लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस को भेजा गया। कौन जानता है कि अगली बार लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस आएगा या नहीं। हालांकि उसके पास ग्रैंड नाइट की सुरक्षा थी, ठीक वैसे ही जैसे अब है। विलियम हर पल उसके साथ नहीं रह सकता था, वह ज्यादातर खुद पर निर्भर था। हालांकि मिल्टन को यह नहीं पता था कि उसकी चिंताएं कुछ हद तक अनावश्यक थीं, क्योंकि ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के पास लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस नहीं था। उसके खिलाफ ये हत्या का प्रयास पहले से ही ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के लिए एक बड़ा जोखिम बन चुका था। साथ ही उन्हें गोल्डन लान परिवार के भयंकर जवाबी हमले को रोकना होगा। अगर उनके पास लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस होता, तो वे उसे बहुत पहले ही भेज देते। आखिरकार यह कोई उपन्यास नहीं था जहां कोई एक के बाद एक छोटे दुश्मन को लेवल अप करने के लिए भेज सकता था। इसके बाद मिल्टन पूरी तरह से चौकन्ना रहा। सौभाग्य से ब्लैक रोब सीकर्स क्लब इतना पागल नहीं हुआ था कि उसकी हत्या करने का प्रयास जारी रखे। मिल्टन जल्दी से सिटी हॉल पहुंच गया। सिटी हॉल पहुंचने पर मिल्टन ने तुरंत विलियम को ढूंढा और उसे एक जादूगर प्रशिक्षु द्वारा संदिग्ध घात के बारे में सूचित किया। अध्याय 32 नया सिमुलेशन और ध्यान तकनीक का रहस्य। चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी ने इस स्थिति की गंभीरता को कम करके आंका था। बस थोड़े समय में पूरे सुदूर पूर्व शहर को बंद कर दिया गया है। इस समय लगभग सभी शहर के गार्डों को भेज दिया गया है। वह भाग नहीं सकता। विलियम की आंखों में ठंडक भर गई। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब, जो कई महीनों से चुप है, वास्तव में एक जादूगर प्रशिक्षु को भेजेगा। अगर युवा मास्टर इस बार आधिकारिक नाइट नहीं बनते, तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। सुदूर पूर्व शहर को बंद कर दिया गया, शहर के गार्डों को भेज दिया गया, लेकिन मिल्टन चेनी अभी भी बहुत सहज नहीं थे, क्योंकि उनका सामना सीधे उस जादूगर प्रशिक्षु से हुआ था। एक जादूगर के तरीके आम लोगों के लिए कल्पना करना कठिन थे। इसलिए विलियम के जाने के बाद वह सिटी हॉल में अपने कार्यालय में लौट आए। ये कमरा आमतौर पर केवल उनके कब्जे में होता है और आमतौर पर कोई भी उन्हें परेशान करने नहीं आता है। अगले ही पल मिल्टन चेनी के सामने एक पारदर्शी नीली रोशनी वाली स्क्रीन दिखाई दी। नाम मिल्टन चेनी, आध्यात्मिक 1.6 शारीरिक बनावट 4-7 क्षेत्र, पीक नाइट। श्वास तकनीक गोल्डन लान श्वास तकनीक, कुशल 822-1600।
नाइट कौशल लायनहॉर्ट / कुशल 822 1600 आर्मर स्प्लिटिंग / कुशल 23 1600 स्टार फायर एरो कुशल 134 1600 डबल ब्लेड निरंतर / कुशल 48/800 चार्ज स्ट्राइक कुशल 377/800 बर्स्ट कुशल 110/800। सिमुलेशन काउंट 4। आधे साल में मिल्टन चेनी ने कुल 4 सिमुलेशन काउंट जमा किए थे। आमतौर पर 6 होने चाहिए थे, लेकिन मिल्टन चेनी ने उनमें से 2 का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था और उन्होंने दोनों बार तकनीकों को बनाए रखने का फैसला किया। कारण जाहिर है यह है कि सिमुलेशन के दौरान उनके दायरे में वृद्धि बहुत मामूली थी, इसलिए लागत प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए मिल्टन चेनी केवल तकनीक को बनाए रख सकते थे। इसलिए उनके गुण बहुत नहीं बढ़े, लेकिन उनके शूरवीर कौशल बहुत बढ़ गए। यहाँ तक कि उनके शुरुआती महारत हासिल शूरवीर कौशल भी 1 दशक के सिमुलेशन के बाद कुशल हो गए हैं। ये सिमुलेशन मूल रूप से ग्रैंड नाइट के दायरे को तोड़ने के लिए मिल्टन चेनी द्वारा जमा किए गए थे, लेकिन जादूगर प्रशिक्षु द्वारा हत्या के प्रयास का सामना करने के बाद मिल्टन चेनी अब इसे केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं। अगले पल मिल्टन चेनी की चेतना सिमुलेशन गिनती कॉलम पर केंद्रित थी। काले अक्षरों की एक परिचित पंक्ति उभरी, जीवन सिमुलेशन शुरू करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने अपने दिल में हाँ में जवाब दिया। अगले पल काले अक्षरों की पंक्तियां उभरी और मिल्टन चेनी ने अपनी आंखों को अपने सामने प्रकाश स्क्रीन पर काले अक्षरों पर केंद्रित किया। जीवन सिमुलेशन शुरू हो गया है। कम सिम्युलेटर संस्करण के कारण केवल पार्ट सिमुलेशन का समर्थन किया जाता है। 18 पर ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के एक प्रशिक्षु द्वारा आपकी हत्या कर दी गई थी। हत्यारा असफल रहा। सुदूर पूर्व शहर को सील कर दिया गया। शहर के पहरेदारों को जादूगर प्रशिक्षु के निशानों की खोज के लिए भेजा गया। आखिरकार पहरेदारों के एक समूह को जैस्मीन आवासीय क्षेत्र में जादूगर प्रशिक्षु के निशान मिले। जब तक विलियम पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहरेदारों का ये समूह मर चुका था। विलियम और जादूगर प्रशिक्षु के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह भागने में सफल रहा। 19 वर्ष की आयु में आपको अर्लाथ ने वापस बुलाया और आपने गोल्डन लॉन मार्केट को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जिस पर आप भरोसा करते हैं। 20 वर्ष की आयु में आपके पिता ने आपके लिए एक वयस्कता समारोह आयोजित किया। आपको परिवार के सुदूर पूर्वी क्षेत्र का कुछ हिस्सा विरासत में मिला और आप एक राजा बन गए। 21 वर्ष की आयु में आपने जीवन बीज को मजबूत करने के लिए श्वास तकनीक का अभ्यास किया। हालांकि प्रगति धीमी थी, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी और श्वास तकनीक को बेहतर बनाने पर अधिक समय बिताया। 23 वर्ष की आयु में आपका क्षेत्र अच्छी तरह से प्रबंधित था। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब ने पिछले कुछ वर्षों में आपके लिए कोई परेशानी नहीं पैदा की थी। आपके पिता ने आपको शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने धीरे धीरे अपने परिवार के अधिक व्यवसायों को संभालना शुरू कर दिया। 25 वर्ष की आयु में क्योंकि आपने बहुत सारे व्यवसाय संभाल लिए हैं और काफ़ी व्यस्त हैं, इसलिए आपकी साधना धीमी हो गई है। हालांकि आप अपनी सांस लेने की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ समय अलग रखते हैं। उम्र 28 आपका बड़ा भाई अर्ल की उपाधि लेने के लिए वापस लौटा। उसी वर्ष आपने महान शूरवीर के मार्ग का अनुसरण करने के लिए राज्य भर में यात्रा करने का फैसला किया। आपके पिता आथ सहमत हैं। मैं मरा नहीं हूँ। मिल्टन चेनी को यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके पिछले कुछ सिमुलेशन सभी 26 साल की उम्र में समाप्त हो गए थे। बैंडर, लेकिन इस सिमुलेशन में सिम्युलेटर सीधे 28 साल की उम्र में कूद गया। ये दर्शाता है कि वह 26 साल की उम्र में जीवित और स्वस्थ था। बहुत बारीकी से सोचे बिना मिल्टन ने पहले पढ़ना जारी रखा। पूरे सिमुलेशन को देखने के बाद इस मुद्दे पर विचार करने में बहुत देर नहीं होगी। आयु 30 राज्य में यात्रा करते समय ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब ने एक बार फिर आप पर हत्या का प्रयास किया, लेकिन अपने पीक नाइट क्षेत्र और कुशल नाइट कौशल के साथ आप मुश्किल से बच पाते हैं। आयु 32 4 वर्षों तक राज्य में यात्रा करने के बाद आपने श्वास तकनीक की अपनी साधना में कभी भी ढिलाई नहीं बरती, लेकिन आपके और ग्रैंड नाइट बनने के बीच अभी भी एक बड़ी बाधा है। आयु 34 आप अपने पिता और भाई को विजार्ड महाद्वीप की ओर जाने के अपने निर्णय के बारे में बताने के लिए सुदूर पूर्व क्षेत्र में लौटते हैं। वे शुरू में अडिग थे, लेकिन आपके दृढ़ संकल्प को देखकर वे अनिच्छा से सहमत हो गए। उन्होंने आपके लिए बहुत सी चीजें तैयार की, जिनमें जादुई पत्थर भी शामिल थे। उसी वर्ष आप विजार्ड महाद्वीप के लिए मेगा शिप पर सवार होते हैं। आयु 35 कुछ बाल बचकर आप विजार्ड महाद्वीप पर सुरक्षित पहुंच गए। हालांकि विजार्ड महाद्वीप उतना सुखद नहीं था जितना आपने कल्पना की थी। यहाँ एक आधिकारिक नाइट का कोई महत्व नहीं है। उम्र 36 आप विजार्ड महाद्वीप के एक परिधीय शहर में आते हैं और डस्क फैक्शन संगठन में शामिल होते हैं। उनके परिधीय सदस्यों में से एक बन जाते हैं। उम्र 37 डस्क फैक्शन के संस्थापक विजार्ड अकादमी के प्योर येलो टॉवर के एक छात्र और एक शीर्ष स्तर 3 विजार्ड प्रशिक्षु हैं। इस संगठन के भीतर आप एक आधिकारिक नाइट का कोई स्थान नहीं है।
ध्यान तकनीक आपके लिए और भी अधिक दुर्गम है। उम्र 38, आप ध्यान तकनीक के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसे सीखने का तरीका एक अकादमी में शामिल होना और ध्यान पुस्तक नामक एक कैटलॉग के माध्यम से इसे प्राप्त करना है, जिसे दोहराया नहीं जा सकता है। आप अपने सूचना स्रोतों से पता लगाते हैं कि ऐसी ध्यान पुस्तकें केवल अकादमी के अंदर ही उपलब्ध हैं। उम्र 40, सभी पक्षों से जांच करने के बाद आप समझते हैं कि जादूगर अकादमी आपके जैसे बूढ़े व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी, सहायक कर्मचारी के रूप में भी नहीं। एक छोटी जादूगर अकादमी आपकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि आपके पास केवल स्तर 5 की योग्यता है, उन्होंने आपको वापस भेज दिया। उम्र 41, आप जादूगर पथ का अनुसरण करना छोड़ देते हैं और अपनी ऊर्जा को श्वास तकनीक पर केंद्रित करते हैं। उम्र 43, आपकी श्वास तकनीक सफलतापूर्वक परफेक्ट लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन आप अभी भी हताश हैं क्योंकि परफेक्ट लेवल की श्वास तकनीक के साथ भी ग्रैंड नाइट बनने का रास्ता अभी भी आपसे दूर है। उम्र 45, आप संगठन में एक प्रशिक्षु को अपमानित करते हैं। तुम मर जाते हो, जादू से मारे जाते हो। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना पुरस्कार चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। सिमुलेशन का अंत देखकर निराशा के बजाय मिल्टन की आंखों में खुशी की झलक दिखाई देती है। इस सिमुलेशन के परिणाम उसके लिए अप्रत्याशित रूप से पुरस्कृत करने वाले रहे हैं। वह वास्तव में फिर से जादूगर महाद्वीप में पहुंच गया और ध्यान तकनीक के रहस्यों को उजागर किया। हालांकि यह जानकारी पूरी नहीं हो सकती है, मिल्टन के लिए यह अभी भी एक महत्वपूर्ण सफलता है। ये दर्शाता है कि मिल्टन जादूगर पथ के और करीब पहुंच रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सफलता उसकी श्वास तकनीक है। इस सिमुलेशन में उसकी श्वास तकनीक ने सफलतापूर्वक प्रवीण स्तर को तोड़ दिया है और पूर्ण स्तर तक पहुंच गई है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह 26 साल की उम्र में क्यों नहीं मरा, मिल्टन ने जल्दी ही इसका कारण पता लगा लिया। स्वाभाविक रूप से इसका कारण इस सिमुलेशन में निहित है। विलियम और एक जादूगर प्रशिक्षु के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें जादूगर प्रशिक्षु गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह भागने में सफल रहा। क्या ये जादूगर प्रशिक्षु वही व्यक्ति है जिसने 26 साल की उम्र में मुझे मार डाला था? तो मैं 26 साल की उम्र में बच गया क्योंकि वह बुरी तरह घायल हो गया था। ठीक है, तो मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता, मिल्टन ने खुद से कहा। तकनीक को बनाए रखो। अगले ही पल तकनीक से संबंधित स्मृति की लहर तुरंत मिल्टन के दिमाग में भर गई। अध्याय 33, आखिर किसने मुझे बताया कि 90% संभावना के साथ जीत पक्की है। चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। जैस्मिन फ्लावर आवासीय क्षेत्र। विलियम ने खुद से कहा, मानो वह मिल्टन के शब्दों की संभावना का मूल्यांकन कर रहा हो। अगर यंग मास्टर को लगता है कि जादूगर प्रशिक्षु आवासीय क्षेत्र में छिप जाएगा, तो इसकी जांच करने में कोई बुराई नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे, यंग मास्टर? मैं आपके साथ चलूंगा। आखिरकार मैंने पहले भी उस जादूगर प्रशिक्षु का सामना किया है, मिल्टन ने विलियम के शब्दों का उत्तर दिया। उसने अभी अभी विलियम को अपने सिद्धांत के बारे में बताया था कि जादूगर प्रशिक्षु संभवतः आवासीय क्षेत्र में छिपा हुआ है। बेशक ये पूरी तरह से उसकी अटकलें थीं। सिटी हॉल के बेस पर बहुत देर तक रुके बिना दोनों तुरंत जैस्मिन फ्लावर आवासीय क्षेत्र की ओर चल पड़े। उन्होंने टाउन गार्ड को अपने साथ शामिल होने के लिए नहीं बुलाया, सबसे पहले क्योंकि टाउन गार्ड्स का एक बड़ा समूह ध्यान आकर्षित करेगा। दूसरा, अगर विजार्ड अप्रेंटिस वास्तव में आवासीय क्षेत्र में था, तो टाउन गार्ड्स का कोई खास उपयोग नहीं होगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद मिल्टन और विलियम ने जैस्मिन फ्लावर आवासीय क्षेत्र में विजार्ड अप्रेंटिस के निशानों की खोज शुरू की। दोनों ने आसपास के वातावरण का बहुत गहन सर्वेक्षण किया। हालांकि मिल्टन को सिमुलेशन से पता था कि विजार्ड अप्रेंटिस आवासीय क्षेत्र में था, सिमुलेशन ने उसे कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया, इसलिए उसे अभी भी अपने दम पर खोज करने की आवश्यकता थी। पूरी खोज के दौरान मिल्टन गहरी सोच में डूबा रहा, ये सोचकर कि विजार्ड अप्रेंटिस ने यहाँ छिपना क्यों चुना। भले ही यह एक समृद्ध आवासीय क्षेत्र था, लेकिन टाउन गार्ड्स ने अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जहां भी आवश्यक समझा वहां खोज की। वास्तव में यह क्षेत्र जांच के लिए एक प्रमुख केंद्र होगा, क्योंकि यह उस स्थान से बहुत निकट है जहां मिल्टन पर घात लगाया गया था। मिल्टन को लगा कि प्रशिक्षु के लिए निचले जिले में छिपना बेहतर विकल्प होता। किसी भी मामले में जादूगर प्रशिक्षु के इस क्षेत्र में छिपने के निर्णय का कोई उद्देश्य अवश्य होगा। अचानक मिल्टन के दिमाग में एक विचार कौंधा, क्या तुम मुझे फिर से मारने की योजना बना रहे हो? यह विचार अपरिहार्य था और जितना अधिक वह इस पर विचार करता, यह उतना ही मजबूत होता जाता। विलियम। ब्लॉक 12 में मिल्टन ने अचानक कहा। यह सुनकर विलियम को कुछ समझ में आया और उसने सहज रूप से सहमति में सिर हिलाया। जैस्मीन फ्लावर आवासीय क्षेत्र में कुल 40 इमारतें थीं। 12वां ब्लॉक वह जगह थी जहां मिल्टन आदतन रहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से विलियम तुरंत समझ गया कि मिल्टन का क्या मतलब था।
मिल्टन और विलियम जल्दी से ब्लॉक 12 में निवास की ओर बढ़े। सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। क्या मेरा अनुमान गलत हो सकता है? क्या जादूगर प्रशिक्षु यहाँ नहीं है? कुछ भी असामान्य न देखकर मिल्टन ने खुद से कहा। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। फिर भी मिल्टन के हाव भाव नहीं बदले। वह बोला। बिना जवाब दिए विलियम अपनी नाइट स्वॉर्ड के साथ उसके पीछे पीछे चला गया। वे दोनों एक के बाद एक घर में दाखिल हुए। यंग मास्टर, लॉर्ड विलियम। विलियम और मिल्टन को वापस आते देखकर पहली मंजिल पर लिविंग रूम की सफाई कर रही नौकरानियों ने जल्दी से प्रणाम किया। फिर भी कुछ भी असामान्य नहीं था। नौकरानियों ने सामान्य व्यवहार किया, जैसे कि उन्होंने कुछ भी न देखा हो। मिल्टन ने थोड़ा सिर हिलाया, विलियम की तरफ देखा और वे चुपचाप घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ने लगे। यहीं पर मिल्टन और विलियम के बेडरूम थे, एक दूसरे के ठीक बगल में, जिससे विलियम के लिए मिल्टन की रोजाना सुरक्षा करना सुविधाजनक हो जाता था। मिल्टन ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, विलियम उसके पीछे पीछे चल रहा था। बेडरूम हमेशा की तरह साफ सुथरा था, सब कुछ बड़े करीने से व्यवस्थित था। हालांकि मिल्टन तुरंत तनाव में आ गया, क्योंकि उसने आखिरकार कुछ असामान्य महसूस किया। खुशबू। हाँ, ये खुशबू थी। जब मिल्टन चले गए तो उनके बेडरूम में शराब की बहुत तेज गंध थी, लेकिन अब वह गंध पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। यह ऐसी गंध नहीं थी जिसे एयर फ्रेशनर से दूर किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे शराब की गंध गायब हो गई हो, ऐसा कुछ जो नौकरानियां हासिल नहीं कर पातीं। मिल्टन चेनी ने देखा कि खिड़की बंद थी, जिससे गंध के स्वाभाविक रूप से गायब होने की संभावना खत्म हो गई। आखिरकार वह अपने कमरे से सिटी हॉल और वापस बहुत समय तक नहीं गए थे, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में गंध का इतनी जल्दी गायब होना संभव नहीं था। इसलिए कोई मेरे कमरे में आया है, मिल्टन ने खुद से कहा। उसने अपने हाथ को पीछे छिपाकर हल्का सा इशारा किया। स्वाभाविक रूप से विलियम, जो पहले से ही मिल्टन पर ध्यान दे रहा था, ने इसे नोटिस किया। अगले ही पल विलियम ने निराश भाव से कहा, अफसोस यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि जादूगर प्रशिक्षु यहाँ नहीं छिपा है, हमें कहीं और खोजना चाहिए। इन शब्दों से उत्साहित होकर मिल्टन ने मन ही मन विलियम की सराहना की। वास्तव में एक अनुभवी ग्रैंड नाइट के रूप में विलियम ने उसके इरादों को तुरंत समझ लिया। इसलिए मिल्टन ने भी निराशा में आह भरने का नाटक किया। ठीक है, चलो फिर कहीं और देखते हैं। जैसे ही मिल्टन बेडरूम का दरवाजा बंद करने वाला था, अचानक बूम, एक तेज आवाज हुई। दूसरी मंजिल पर मिल्टन के बेडरूम को जोड़ने वाली खिड़की तुरंत टूट गई और एक छाया बाहर निकल आई। मिल्टन के बिस्तर के पीछे छिपा जादूगर प्रशिक्षु भी मूर्ख नहीं था। मिल्टन और विलियम के बीच सामान्य सी लगने वाली बातचीत ने उसे विश्वास दिला दिया कि उसकी पोल खुल गई है। इसलिए एक पल में उसने तय कर लिया कि उसकी योजना अब संभव नहीं थी। विलियम की सुरक्षा और मिल्टन के खुद पीक नाइट होने के कारण उसकी हत्या की योजना निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। इसलिए उसने निर्णायक रूप से खिड़की तोड़ दी और सीधे भाग गया। मिल्टन को स्वीकार करना पड़ा, उसने प्रशिक्षु के इतने दृढ़ निश्चयी होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि यह उसकी ओर से एक तात्कालिकता थी, इसलिए उसका पकड़ा जाना सामान्य था। ऐसा लगता है कि उसके अभिनय में सुधार की आवश्यकता है। भागने की कोशिश कर रहा है। विलियम की ठंडी आवाज गूंज उठी क्योंकि उसका शरीर उस जगह से गायब हो गया। मिल्टन की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। 2 कदम में वह खिड़की तक पहुंच गया, जो अब एक बड़ा छेद बन चुका था। फिर एक पल में वह दूसरी मंजिल से छलांग लगाता है और तेजी से विलियम और भागती हुई छाया को पकड़ लेता है। सिमुलेशन में जादूगर प्रशिक्षु अंततः भाग जाता है, लेकिन वास्तव में मिल्टन उसे भागने नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आखिरकार ये प्रशिक्षु उसकी पूरी सिमुलेशन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला था। नाइट स्किल, बर्सिक। नाइट स्किल, क्रिम्सन मून स्लैश। विलियम ने विजार्ड अप्रेंटिस को पकड़ लिया और तुरंत हरकत में आ गया। लाल रंग की हवा का प्रवाह विलियम के शरीर के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने नाइट स्वॉर्ड को अविश्वसनीय गति से अपने सामने छाया पर घुमाया। ऐसा लग रहा था मानो हवा में हवा का प्रवाह विलियम की तलवार से विभाजित हो गया हो। एक ग्रैंड नाइट और एक पीक नाइट के बीच केवल थोड़ा सा अंतर लगता है, फिर भी वे दुनिया से अलग हैं। केवल एक ग्रैंड नाइट ही अपनी ऊर्जा को वास्तविकता में बाहरी रूप से प्रकट कर सकता है, और उसके द्वारा बुलाए गए नाइट स्किल्स की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। भागते हुए विजार्ड अप्रेंटिस ने अपने पीछे हवा का झोंका महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वह भागना जारी नहीं रख सकता। इसलिए वह विलियम का सामना करने के लिए मुड़ा और बुदबुदाया। जीरो रिंग मैजिक, शैडो बैरियर। ये जीरो रिंग मैजिक मंत्र लगभग तुरंत ही डाला गया था। एक अदृश्य काले प्रकाश के पर्दे ने ब्लैक रोब विजार्ड अप्रेंटिस के चारों ओर एक कटोरे के आकार का आवरण बना दिया, जो उसकी रक्षा कर रहा था। बैरियर के नीचे एक उदास चेहरे और गहरी आंखों के साथ विजार्ड अप्रेंटिस काफी प्रभावशाली लग रहा था। अपने दुर्जय बाहरी रूप के बावजूद वह अंदर ही अंदर कोस रहा था। किसने मुझे बताया कि यह एक पक्की बात थी?
अध्याय 34, 3 सिमुलेशन और ग्रैंड नाइट चेज रीडिंग अनुरोधित। अनुवादक 54,96,90,339। एक विलियम को संभालना पहले से ही काफी था, हाल ही में सामने आए मिल्टन चेनी की तो बात ही छोड़िए। जादूगर प्रशिक्षु पहले तो प्रतिरोध करने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी रही उसके लिए यह और भी मुश्किल होता गया। सभी लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षुओं में उसे शक्तिशाली माना जाता था। उसके आध्यात्मिक सागर में 4 जीरो रिंग मैजिक उत्कीर्ण थे, लेकिन वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी सिर्फ लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु था। विलियम का सामना करना उसके लिए पहले से ही कठिन था। मिल्टन चेनी, एक पीक नाइट को इसमें शामिल करें और वह पूरी तरह से पराजित हो जाएगा। जीरो रिंग मैजिक, शैडो स्फीयर। मिल्टन चेनी और विलियम को निशाना बनाते हुए 2 और जादू के मंत्र छोड़े गए। हालांकि कुछ हद तक प्रभावी, वे मिल्टन और विलियम के लिए बहुत ज्यादा खतरा नहीं थे। रुको, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि हम गोल्डन लॉयन परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अंत में जादूगर प्रशिक्षु, जो मिल्टन चेनी और विलियम से घिरा हुआ था, टूट गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह चिल्लाया। ये पहली बार था जब उसने बात की थी। उसका गला कटा हुआ था, उसकी आवाज कर्कश थी। ये शब्द सुनकर विलियम ने अवचेतन रूप से मिल्टन की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक था। मिल्टन चेनी का चेहरा वैसा ही था, उसकी नाइट तलवार अभी भी सुनहरी हवा के साथ घूम रही थी क्योंकि वह अपना हमला जारी रखता था। विलियम तुरंत समझ गया कि मिल्टन को इस जादूगर प्रशिक्षु द्वारा बताई गई बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने भी अपनी नाइट तलवार लहराते हुए दृढ़ता दिखाई। तुम 2 बार उसकी ओर आ रहे थे। जादूगर प्रशिक्षु की आंखें निराशा से भरी हुई थीं। वह वास्तव में एक जादूगर प्रशिक्षु था जिसका रहस्यमयी जादूगरी में एक आशाजनक भविष्य था, लेकिन वह सिर्फ एक जादूगर प्रशिक्षु था। अगर हम किसी के शरीर की बात करें तो वह शीर्ष शूरवीर मिल्टन चेनी से भी कमतर था। उसे अपनी ओर वार करने वाली 2 तलवारों का प्रतिरोध करने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह मिल्टन की हत्या करने के लिए सुदूर पूर्वी शहर में क्यों भागा था। वह शायद बहुत आश्वस्त था। उसका मानना था कि एक जादूगर प्रशिक्षु के रूप में एक अर्ध शूरवीर मिल्टन चेनी से खुद को मुक्त करना आसान होगा, लेकिन मिल्टन चेनी की क्षमता के बारे में उसका निर्णय पूरी तरह से गलत था। मेरा भविष्य केवल लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु नहीं है। मैं यहाँ नहीं मर सकता। उसका दिल चीख उठा, लेकिन यह वास्तविकता थी, कोई उपन्यास नहीं। वह अलौकिक शक्तियों वाला नायक नहीं था। चाहे कितनी भी अनिच्छा से, जब तलवार की रोशनी की 2 किरणें उस पर पड़ीं, तो वह टुकड़ों में कट गया। युवा गुरु, मेरे पिता को संदेश भेजो और ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब वे आसानी से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उनके जादूगर प्रशिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई है, मिल्टन ने शांति से कहा। अब चीजें उसके अनुकरण से पूरी तरह अलग थीं। अनुकरण में ये जादूगर प्रशिक्षु मरा नहीं बल्कि भाग गया, लेकिन अगर उसे एक और मौका दिया जाता तो वह जादूगर प्रशिक्षु को मारना ही चुनता। उसे जाने देने का कोई उचित कारण नहीं मिल पाया। हाँ, और आप, युवा गुरु? विलियम ने जवाब दिया, उसकी नज़र अब मिल्टन पर केंद्रित थी। उसने यह नहीं पूछा कि मिल्टन की ताकत एक शीर्ष शूरवीर की तरह क्यों थी, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि अब सवालों का समय नहीं था। मैं निवास में आपकी खबर का इंतजार करूंगा और थोड़ा आराम करूंगा, मिल्टन ने कहा। हालांकि उसने वास्तव में अपने संसाधनों को समाप्त नहीं किया था, उसका मूल उद्देश्य अनुकरण करना था। वास्तव में उसके पास अनुकरण करने के कुछ और मौके थे और उसने अब उनका पूरा उपयोग करने की योजना बनाई। इसके साथ ही वह देख सकता था कि क्या वह ग्रैंड नाइट बनने के लिए आगे बढ़ सकता है या असली विजार्ड पद पा सकता है। ठीक है, विलियम ने संकोच नहीं किया। वह जानता था कि बर्बाद करने के लिए एक पल भी नहीं है। मिल्टन को वापस घर ले जाने के बाद वह पीछे हट गया। मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आराम करूंगा, जब तक कोई महत्वपूर्ण मामला न हो। मुझे परेशान न करें, मिल्टन ने लिविंग रूम में नौकरानियों को निर्देश दिया। नौकरानियों ने ऊपर की मंजिल पर हो रहे शोर को पहले ही सुन लिया था, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। गोल्डन लॉयन परिवार की नौकरानियों के रूप में वे जानती थीं कि क्या कहा जाना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, यंग मास्टर। ऊपर की मंजिल पर वापस आकर मिल्टन अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि विलियम के कमरे का दरवाज़ा खोला। बैठने के लिए एक यादृच्छिक स्थान ढूंढते हुए मिल्टन ने सिस्टम स्क्रीन को बुलाया। नाम, मिल्टन चेनी। आध्यात्मिक 1.6 शारीरिक बनावट 4-7 क्षेत्र, पीक नाइट। जादू कोई नहीं। श्वास तकनीक, गोल्डन लॉयन श्वास तकनीक परफेक्ट। नाइट कौशल, लायन हॉट / महारत 923-1600 आर्मर स्प्लिटिंग / विशेषज्ञ 231-1600 स्टार फायर एरो महारत 316-1600 डबल ब्लेड निरंतर / परिचित 477/800 चार्ज स्ट्राइक परिचित 512/800 बर्स्ट परिचित 310/800। सिमुलेशन काउंट 3।
गोल्डन लान श्वास तकनीक को बिना किसी सुधार के और अधिक परिपूर्ण किया गया था। अन्य नाइट कौशलों के लिए उनमें भी कुछ हद तक सुधार देखा गया। फिर भी मिल्टन ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सिमुलेशन काउंट पर केंद्रित था। जीवन सिमुलेशन शुरू करें। हाँ, मिल्टन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जीवन सिमुलेशन शुरू हो गया है। पुराने सिम्युलेटर संस्करण के कारण केवल टेक्स्ट सिमुलेशन का समर्थन किया जाता है। 18 वर्ष की उम्र, आपने उस जादूगर प्रशिक्षु को मार डाला जिसने सुदूर पूर्व शहर में आपकी हत्या करने की कोशिश की थी। आपके पिता ने आपको एस्टेट में वापस बुलाया। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब का जवाबी हमला भयंकर था, जिससे आपके परिवार के भीतर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब ने गोल्डन लान परिवार की ताकत को कम करके आंका। आप एक जादूगर प्रशिक्षु द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन एक करीबी मुठभेड़ से बच निकलने में कामयाब रहे। 19 वर्ष की उम्र, इस लड़ाई के बाद आपने धीरे धीरे पारिवारिक व्यवसायों को संभालना शुरू कर दिया। 20 वर्ष की उम्र, आप एक वयस्क बन गए और परिवार के क्षेत्र का हिस्सा विरासत में मिला, जिससे आप एक राजा बन गए। आपने अपनी सांस लेने की तकनीक का प्रशिक्षण भी जारी रखा। 21 वर्ष की उम्र, आपने अपने पिता को जादूगर महाद्वीप की ओर जाने और जादूगर के मार्ग पर चलने की अपनी योजना के बारे में बताया। उसने मना कर दिया और यहाँ तक कि आपके इरादे को रोकने के प्रयास में आपको घर में नज़रबंद भी कर दिया। अध्याय 35, अध्याय 34, 3 सिमुलेशन और ग्रैंड नाइट चेज रीडिंग अनुरोधित _2। अनुवादक 54,96,90,339। 23 साल की उम्र, सांस लेने की तकनीक का अभ्यास किया, पिता को जादूगर महाद्वीप जाने के इरादे के बारे में बताया, फिर भी मना कर दिया गया। 25 साल की उम्र, सांस लेने की तकनीक का अभ्यास किया, मना कर दिया गया। 26 साल की उम्र, आपका बड़ा भाई वापस आ गया। आपके जिद्दी पिता आपको जादूगर महाद्वीप जाने के लिए केवल सहमत हो सकते थे। उन्होंने आपके लिए कुछ जादुई पत्थर तैयार किए और एक बड़े जहाज की व्यवस्था की। 27 साल की उम्र, जादूगर महाद्वीप के लिए जहाज को साइलेंट सी पर रोक दिया गया था। आपको समुद्री डाकू जादूगर संगठन द्वारा अपहरण कर लिया गया था। आप मर गए। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। मिल्टन चेनी का चेहरा कुछ हद तक निराश लग रहा था। इस बार वह जादूगर महाद्वीप पहुंचने से पहले ही मर गया। जादूगर महाद्वीप की यात्रा निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं थी। जादूगर महाद्वीप तक पहुंचने वाले जहाज की संभावना को प्रभावित करने वाले कई कारक। जाहिर है, छात्रों को जादूगर अकादमी में ले जाने वाले जहाजों को छोड़कर अन्य जहाजों के साथ जोखिम असामान्य रूप से अधिक था। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मिल्टन चेनी पिछले कुछ समय से भाग्यशाली थे। क्षेत्र बनाए रखें, जारी रखें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। उस पल मिल्टन चेनी निश्चित रूप से अपने शरीर में सुधार महसूस कर सकते थे। उसे इस भावना का आनंद लेने का समय दिए बिना अगला सिमुलेशन शुरू हुआ। जीवन सिमुलेशन शुरू हो गया है। पुराने सिम्युलेटर संस्करण के कारण केवल टेक्स्ट सिमुलेशन का समर्थन किया जाता है। 18 वर्ष की उम्र, आपने एक जादूगर प्रशिक्षु को मार डाला जो सुदूर पूर्व शहर में आपकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था। आपके पिता ने आपको वापस एस्टेट में बुलाया। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब का जवाबी हमला अप्रत्याशित रूप से भयंकर था और परिवार में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। हालांकि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब ने गोल्डन लान परिवार की ताकत को कम करके आंका। आप एक जादूगर प्रशिक्षु द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए लेकिन मर नहीं गए। यह एक करीबी कॉल था। 19 वर्ष की उम्र, इस लड़ाई के बाद आपने धीरे धीरे पारिवारिक व्यवसायों को संभालना शुरू कर दिया। 20 वर्ष की उम्र, आप वयस्क हो गए, अपने परिवार के क्षेत्र का हिस्सा विरासत में मिला, एक लॉर्ड बन गए और श्वास तकनीक की साधना जारी रखी। 21 वर्ष की उम्र, 23 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, 26 साल की उम्र, आपका बड़ा भाई वापस आ गया। आपके अवचेतन मन ने आपको बताया कि यह साल जादूगर महाद्वीप पर जाने का सही समय नहीं है, इसलिए आप इस साल जादूगर महाद्वीप पर नहीं गए, बल्कि अपने क्षेत्र का प्रबंधन जारी रखने और चुपचाप श्वास तकनीक को मजबूत करने का विकल्प चुना। 28 साल की उम्र, आपके बड़े भाई को अर्ल की उपाधि मिली। आपने जादूगर महाद्वीप की यात्रा शुरू की। रास्ते में जहाज को एक विशाल समुद्री बवंडर का सामना करना पड़ा, जहाज पलट गया और आप मर गए। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना इनाम चुनें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें, लानत है। फिर से जहाज पर मर गया। मिल्टन चेनी का चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था। 2 सिमुलेशन में वह जादूगर महाद्वीप तक भी नहीं पहुंच पाया। साथ ही इस सिमुलेशन में उसने 27 साल की उम्र में जानबूझकर विजार्ड कॉन्टिनेंट जाने से परहेज किया, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। क्षेत्र को बनाए रखें। फिर भी क्षेत्र को बनाए रखने का विकल्प चुनने से मिल्टन चेनी का शरीर थोड़ा और बढ़ गया। अगर पहले वह पीक नाइट था, तो अब वह पीक ऑफ द पीक नाइट है। मिल्टन चेनी ने तुरंत अगला सिमुलेशन शुरू नहीं किया। उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या वह बहुत महत्वाकांक्षी हो रहा है। वास्तव में काफी महत्वाकांक्षी था।
वह सिमुलेशन में एक ग्रैंड नाइट बनना चाहता था और विजार्ड अप्रेंटिस बनने के लिए विजार्ड कॉन्टिनेंट भी जाना चाहता था। ऐसा करने का नतीजा ये हुआ कि अंत में वह दोनों में से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। मैं इस तरह नहीं जा सकता, ग्रैंड नाइट बनना प्राथमिकता है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। विजार्ड कॉन्टिनेंट जाना मना है, वहां जाना मौत के बराबर है। जादूगर महाद्वीप निषिद्ध है, वहां जाना मृत्यु के बराबर है। जादूगर महाद्वीप निषिद्ध है, वहां जाना मृत्यु के बराबर है। नाइट का मार्ग वास्तव में पारलौकिक है। नाइट का मार्ग वास्तव में पारलौकिक है। मिल्टन चेनी ने अपने दिल में इन वाक्यों को दोहराना शुरू कर दिया। जब उन्हें लगा कि वे तैयार हैं, तभी उन्होंने अपना अंतिम सहेजा हुआ सिमुलेशन शुरू किया। इस सिमुलेशन में वे जादूगर प्रशिक्षु बनने के विचार को पूरी तरह से त्यागने और नाइट के मार्ग का अनुसरण करने के लिए तैयार थे। जीवन सिमुलेशन शुरू किया गया है। पुराने सिम्युलेटर संस्करण के कारण केवल टेक्स्ट सिमुलेशन का समर्थन किया जाता है। 18 वर्ष की आयु, आपने एक जादूगर प्रशिक्षु को मार डाला जो सुदूर पूर्व शहर में आपकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था। आपके पिता ने आपको एस्टेट में वापस बुलाया। ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब से जवाबी हमला अप्रत्याशित रूप से भयंकर था और परिवार में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। हालांकि ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब ने गोल्डन लान परिवार की ताकत को कम करके आंका। आप एक जादूगर प्रशिक्षु द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन मर नहीं गए। यह एक करीबी कॉल था। 19 इस लड़ाई के बाद आप धीरे धीरे अपने परिवार के उद्योग का प्रबंधन करना शुरू करते हैं। 20 आप वयस्क हो गए हैं, अपने परिवार के क्षेत्र का हिस्सा विरासत में मिला है और एक स्वामी बन गए हैं। आप श्वास तकनीक का अभ्यास भी जारी रखते हैं। 21 आप अपने क्षेत्र के भीतर चुपचाप श्वास तकनीक का अभ्यास करते हैं और एक स्पष्ट दिमाग के तहत जीवन बीज तेजी से बढ़ने लगता है। 23 श्वास तकनीक का अभ्यास करना, क्षेत्र का प्रबंधन करना। 25 श्वास तकनीक का अभ्यास करना, परिवार के उद्योग का प्रबंधन करना। 26 श्वास तकनीक का अभ्यास करना, क्षेत्र का प्रबंधन करना। 28 आपके बड़े भाई को अर्ल की उपाधि विरासत में मिलती है, जबकि आप लगातार श्वास तकनीक का अभ्यास करते रहते हैं, जीवन बीज का पोषण करते हैं। 30 आपके पिता 30 साल की उम्र में भी आपके अविवाहित रहने को अस्वीकार करते हैं और जबरन आपकी शादी की व्यवस्था करते हैं। यह मानते हुए कि विवाह जीवन बीज के विकास को प्रभावित करेगा, आप मना कर देते हैं। लेकिन आपके इनकार को अनदेखा कर दिया जाता है और आपको विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। 32 श्वास तकनीक का अभ्यास करते हुए आप अंततः ग्रैंड नाइट की असली अड़चन का सामना करते हैं। यह अड़चन एक पतली झिल्ली की तरह लगती है, जिसे तोड़ना आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यह अटूट है। 33 ग्रैंड नाइट की अड़चन को तोड़ने का प्रयास करते हुए आपका पहला बेटा पैदा होता है। 35 ग्रैंड ड्यूक बोशावक ने लॉर्ड्स वॉर की शुरुआत की। आपका भाई गोल्डन लान परिवार का नेतृत्व करते हुए ग्रैंड ड्यूक बोशावक के पक्ष में शामिल हो जाता है और एक बड़ी जीत हासिल करता है। आपके भाई को राज्य द्वारा मार्क्विस की उपाधि दी जाती है। 38 आप झिल्ली को तोड़ने और ग्रैंड नाइट तक आगे बढ़ने के प्रयास में एक जादुई औषधि का सेवन करते हैं, लेकिन आप असफल हो जाते हैं। 40 आपका भाई निकोलस वीसली शाही परिवार में शामिल हो जाता है और आपको मार्क्विस की उपाधि विरासत में मिलती है। 42 आप झिल्ली को तोड़ने के एक और प्रयास में अपने परिवार के संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन आप फिर से असफल हो जाते हैं। 46 आपके पिता महाकाव्य नाइट के दायरे में प्रवेश करते हैं, जबकि आप अपनी सफलता में असफल होते रहते हैं। 50 आपका चरित्र अधीर होने लगता है और आप संसाधनों को जब्त करने के लिए एक लॉर्ड्स युद्ध शुरू करते हैं। 52 आप 200 जादुई पत्थर इकट्ठा करते हैं और राज्य के काले बाजार से जादुई औषधि की 3 बोतलें खरीदते हैं। 53 आप जादुई औषधि की 3 बोतलें पीते हैं और सफलतापूर्वक बाधा को तोड़ते हैं ग्रैंड नाइट बनने के लिए। इसके बाद आप सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करना जारी रखते हैं, लेकिन किसी भी तरह की उन्नति महसूस नहीं कर पाते। 50 अपने क्षेत्र का विस्तार करने के बाद आपको राज्य से ड्यूक की उपाधि मिलती है और आप किंगडम पार्लियामेंट में शामिल हो जाते हैं। 56 आप अपने पिता महाकाव्य नाइट को अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। वह आपको बताता है कि आप अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आप जोर देते हैं कि मानव शरीर की कोई सीमा नहीं है। 58 25 साल की उम्र में आपके बेटे को ड्यूक की उपाधि विरासत में मिलती है, जो राज्य में सबसे कम उम्र का ड्यूक बन जाता है। आप नाइट के रास्ते पर चलते रहते हैं। 60 आप स्वेच्छा से राज्य के परिचारकों के लिए एक प्रयोगात्मक विषय बन जाते हैं। मानव प्रयोग आपके शरीर को कुछ हद तक बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपको सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करने में कोई प्रगति नहीं दिखती है। 65 जादुई औषधि और मानव प्रयोगों के बाद आप पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अनिच्छा से आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तुम मर चुके हो। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना इनाम चुनें। रिटेन रियल या रिटेन टेक्निक। अच्छा आदमी, सचमुच अच्छा आदमी। अगर मिल्टन चेनी को अपने सिम्युलेटेड सेल्फ का मूल्यांकन करना होता तो वह उतना ही चरम होता।
हाँ, एक्सट्रीम बैंडर सिम्युलेटेड हिम ने बहुत चरम तरीकों से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया, न केवल लॉर्ड्स वॉर को उकसाया बल्कि लगातार मैजिक पोशन का सेवन भी किया। ये जानना जरूरी है कि हर मैजिक पोशन के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ ऐसा जो मिल्टन को यकीन नहीं था कि उसके सिम्युलेटेड सेल्फ को पता नहीं था। सिम्युलेटेड हिम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जादूगरों के लिए एक प्रायोगिक विषय बनने के लिए भी तैयार था। ऐसा लग रहा था कि सिम्युलेटेड मिल्टन को नाइट रियल्म के अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की ऐसी हताशा के बारे में वास्तविक जीवन के मिल्टन अनिश्चित थे, हालांकि उनके पास कुछ अटकलें थीं। ये बहुत संभव है कि सिमुलेशन शुरू करने से पहले उन्होंने अपने दिल में कुछ शब्द कहे हों। क्या सिमुलेशन शुरू करने से पहले मेरे मन में बड़बड़ाना वाकई उपयोगी है? मिल्टन को लगा कि उसने सिम्युलेटर के लिए एक और उपयोग खोज लिया है, यानी अपने सिम्युलेटेड स्व को एक निष्क्रिय खेल में एक चरित्र के रूप में देखना, फिर सिमुलेशन शुरू होने से पहले आंतरिक रूप से उग्र रूप से आदेश जारी करना। अगर सिमुलेशन की गिनती खत्म नहीं होती तो मिल्टन इसे एक और बार आजमाना पसंद करते। क्षेत्र बनाए रखें। जाहिर है, मिल्टन का विकल्प क्षेत्र को बनाए रखना था। अगले ही पल मिल्टन के दिल में जीवन के बीच से एक भयंकर हवा का प्रवाह हुआ। ये घटना मिल्टन की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। पुनश्च पाठकों के समूह में बहुत कम टिप्पणियां हैं, कृपया अधिक टिप्पणियां करें। मिलो सभी के लिए धन्यवाद देते हुए घुटने टेक रहा है। अध्याय 36, अध्याय 35, सीमा तक पहुंच गया। चेज रीडिंग के लिए पूछना। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी के चारों ओर हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित किया। यदि औपचारिक शूरवीर के जीवन बीज को बीज माना जाता है तो यह मिल्टन चेनी के हृदय में अंकुरित हुआ है, जो एक ग्रैंड नाइट बन गया। यदि मिल्टन भीतर देख सकता तो वह देख सकता था कि जीवन बीज ने कई छोटे अंकुर उगे हैं। ये अंकुर लगातार उसके अंगों को महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जब तक कि महत्वपूर्ण ऊर्जा का ये प्रवाह उसके पूरे शरीर तक नहीं पहुंच गया। ऐसी दुर्जय शक्ति। मिल्टन ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। अब वह अपनी शक्ति में भारी सुधार को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये सुधार तब से भी अधिक ध्यान देने योग्य है जब वह अर्ध शूरवीर से औपचारिक शूरवीर में परिवर्तित हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन ने एट्रीब्यूट पैनल को बुलाया और एक पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। नाम मिल्टन चेनी। आध्यात्मिक 1.6, शारीरिक बनावट 6.8, क्षेत्र ग्रैंड नाइट, जादू कोई नहीं, श्वास तकनीक गोल्डन लान श्वास तकनीक परफेक्ट, नाइट कौशल लायन हॉट / प्रवीणता 923-1600 आर्मर स्प्लिटिंग / प्रवीणता 231-1600 स्टार फायर एरो प्रवीणता 316-1600 डबल ब्लेड, निरंतर / प्रवीणता 477/800 चार्ज स्ट्राइक प्रवीणता 512/800, बर्स्ट प्रवीणता 310/800। सिमुलेशन काउंट। ओ, एक नज़र में मिल्टन ने अपनी शारीरिक विशेषता में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। उनकी शारीरिक विशेषता में 4-7 से 6.8 तक की बड़ी छलांग लगी, जो 2 इकाइयों की वृद्धि थी। प्रमाणित विशेषताओं में यह एक असाधारण वृद्धि है। औपचारिक शक्ति से महान शूरवीर बनने वाले साधारण लोगों में आमतौर पर इतनी उच्च शारीरिक विशेषता नहीं होती। हालांकि मिल्टन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी नींव बहुत मजबूत है। यदि आप सिमुलेशन में उनके प्रशिक्षण के समय को शामिल करते हैं तो वे दशकों से श्वास तकनीक की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा सिमुलेशन में मिल्टन स्वेच्छा से एक जादूगर के प्रशिक्षु के लिए एक मानव गिनी पिग बन गया। इस प्रयोग ने उसके शारीरिक रूप को भी बढ़ाया, इसलिए इस बार मिल्टन का सुधार इतना शानदार है। पलक झपकते ही मिल्टन इस दुनिया में लगभग 1 साल से था। एक ऐसे युवा से जो शुरू में एक मुर्गे को भी चोट नहीं पहुंचा सकता था, वह अब एक महान शूरवीर बन गया है। विशेषता पैनल को बंद करते हुए मिल्टन खड़ा हुआ और अपने शरीर को फैलाया। कठोरता या जंग लगने का कोई एहसास नहीं था। मिल्टन ने जो कुछ भी महसूस किया वह सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत था। एक विचार के साथ मिल्टन की बांह के चारों ओर सुनहरी हवा की एक धारा घूम गई। ये हवा का प्रवाह उसके शरीर की सतह पर दिखाई दे रहा था और मिल्टन अपनी नंगी आंखों से इस हवा के प्रवाह को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ध्यान दें कि उसने इस समय किसी भी नाइट कौशल का उपयोग नहीं किया है। यह अहंकार नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है जो अचानक ताकत में वृद्धि के साथ आता है। अपने शरीर को खींचने के बाद मिल्टन ने मौके पर ही सांस लेने की तकनीक को बदलने की कोशिश की। सांस लेने और छोड़ने की तीव्रता उस समय की तुलना में बहुत अधिक थी जब वह औपचारिक नाइट के रूप में सांस लेने की तकनीक का अभ्यास कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, मैं कोई सुधार महसूस नहीं कर सकता। जैसा कि सिमुलेशन में कहा गया था, मिल्टन अब सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करने में कोई सुधार महसूस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सुधार कछुए की तरह धीमा है, लेकिन वास्तव में कोई सुधार नहीं है।
यदि मिल्टन ने पहले 10 दिनों तक श्वास तकनीक का अभ्यास किया था और यह एक सामान्य व्यक्ति के एक दिन के अभ्यास के बराबर था, तो अब भले ही वह 1 साल तक अभ्यास करे, लेकिन सुधार उसके पिछले अभ्यास के एक दिन जितना नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, उसका अब का 10 साल का अभ्यास एक सामान्य व्यक्ति के एक दिन के अभ्यास के बराबर है। इस तरह के सुधार को अनदेखा किया जा सकता है। बिना सुधार के कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल्टन सिमुलेशन में अर्थ से इस स्थिति के बारे में पूछना नहीं भूले। सीमा तक पहुंच गए। सिमुलेशन में अर्थ के पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था। इसलिए मिल्टन द्वारा वास्तव में श्वास तकनीक का अभ्यास करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि अर्थ गलत नहीं थे। मानव शरीर की एक सीमा होती है और इस सीमा को मिल्टन द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, कम से कम अब तो मिल्टन द्वारा नहीं। अंतिम विश्लेषण में मिल्टन सिर्फ एक ग्रैंड नाइट है, ज्यादा से ज्यादा एक सिम्युलेटर वाला ग्रैंड नाइट। संभवतः एक आधिकारिक जादूगर इस सीमा को तोड़ सकता है, लेकिन एक आधिकारिक जादूगर अब मिल्टन से बहुत दूर है। यहां तक कि एक जादूगर का प्रशिक्षु भी उससे 2 उपमहाद्वीपों जितना दूर है। ये भी अच्छा है कि भविष्य के सिमुलेशन का उपयोग रहस्यमय जादूगर पथ का अनुसरण करने के लिए किया जा सकता है। मिल्टन ने अपने दिल में आह भरी और निर्णय लिया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सामान्य ज्ञान के पीछे भागने के लिए आवश्यक चीजों को छोड़ देता है। चूंकि वह नाइट पथ के अंत तक पहुंच गया है, इसलिए उसका भविष्य का लक्ष्य जादूगर पथ होगा। आखिरकार, हालांकि शूरवीर भी असाधारण होते हैं, लेकिन तुलना करने पर जादूगरों की ऊपरी सीमा बहुत अधिक होती है। एक शक्तिशाली जादूगर दूसरे आयामों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अगर यह कहा जाए कि मिल्टन की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है, तो यह स्वाभाविक रूप से असंभव है। श्वास तकनीक का संचालन जारी रखे बिना मिल्टन दूसरी मंजिल पर कमरे से बाहर चला गया। अगले दिनों में सुदूर पूर्व शहर में चिंता छाई रही। हालांकि जादूगर के प्रशिक्षु का सिर काट दिया गया था, लेकिन शहर के पहरेदारों ने घर घर जाकर तलाशी लेना बंद नहीं किया। आखिरकार उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि शहर में उस जादूगर के प्रशिक्षु के कोई साथी तो नहीं हैं। हालांकि खोज के परिणामों ने मिल्टन और विलियम दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस जादूगर का प्रशिक्षु आश्चर्यजनक रूप से अकेला आया था। यह अज्ञात है कि जादूगर का प्रशिक्षु अहंकारी था या आत्मविश्वासी। उसने अपनी जान जोखिम में डाली और अंततः यही मारा गया। युवा गुरु ने हमें एक संदेश भेजा है, जिसमें हमें पहले एस्टेट में लौटने के लिए कहा गया है। एल्म पहले से ही वहां है, विलियम ने गंभीरता से कहा, मिल्टन को एक पत्र देते हुए। मिल्टन ने पत्र लिया और उसे पढ़ा। पत्र में उसके पिता अर्थ की उसके प्रति चिंता थी। विशिष्ट सामग्री में मिल्टन से जल्द एस्टेट में लौटने और अब सुदूर पूर्व शहर में नहीं रहने का अनुरोध किया गया था। मिल्टन समझ गया कि सुदूर पूर्व शहर अब सुरक्षित नहीं है। अगर जादूगर के एक प्रशिक्षु ने उसकी हत्या करने की हिम्मत की है, तो कौन जानता है कि भविष्य में एक से अधिक होंगे। अर्थ इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने मिल्टन से जल्द एस्टेट में लौटने का अनुरोध किया। ठीक है, हम तुरंत एस्टेट के लिए निकलेंगे। मिल्टन ने पत्र वापस विलियम को सौंप दिया और निर्णायक रूप से कहा। वह ये नहीं भूला कि तीनों सिमुलेशन में ब्लैक रोब सीकर्स क्लब ने हमेशा गोल्डन लान परिवार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। ये दर्शाता है कि यह लड़ाई अपरिहार्य है। मिल्टन और विलियम ने ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के एक जादूगर के प्रशिक्षु को फार ईस्ट सिटी में मार डाला। अगर ब्लैक रोब सीकर्स क्लब जवाब नहीं देता है, तो वे जादूगर संगठन कहलाने के लायक नहीं होंगे। आखिरकार, जादूगर लोगों का एक गौरवशाली समूह है और वे आम लोगों को अपने सिर पर शौच करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि 3 बार सिम्युलेट करने के बाद मिल्टन समझ गया कि हालांकि गोल्डन लान परिवार ने युद्ध जीता, लेकिन वह हर बार गंभीर रूप से घायल हो गया। सौभाग्य से वह अब सिमुलेशन में जैसा नहीं है, वह अब एक असली ग्रैंड नाइट है। ठीक है, मिल्टन के शब्दों को सुनकर विलियम ने तुरंत जवाब दिया। एल्म पहले से ही फार ईस्ट सिटी के सिटी गेट पर इंतजार कर रहा था। अर्थ मिल्टन की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं, इसलिए इस बार 2 ग्रैंड नाइट्स मिल्टन को एस्टेट में वापस ले जाने के लिए थे। अध्याय 37, अध्याय 36, फैमिली शैडो गार्ड और अंडरग्राउंड पैलेस सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। गोल्डन लायन एस्टेट, वह स्थान जहां अर्थ रहता है। वर्तमान में केवल अर्थ और मिल्टन चेनी ही मनों में थे। मिल्टन को एस्टेट में लौटने के लिए सुदूर पूर्व शहर छोड़ने के बाद कई दिन बीत चुके थे। ब्लैक रॉब सीकर क्लब की प्रतिक्रिया तत्काल नहीं थी, इसलिए इस दौरान एस्टेट अपेक्षाकृत शांत रहा। फैमिली शैडो गार्ड, मिल्टन अपने पिता को अपने सामने देखते हुए थोड़ा भ्रमित लग रहा था। वास्तव में फैमिली शैडो गार्ड, या आप उन्हें फैमिली डेथ वॉरियर्स कह सकते हैं। अर्थ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे कि मिल्टन के लिए भ्रम दिखाना सामान्य बात थी। मिल्टन फैमिली डेथ वॉरियर्स शब्द से अपरिचित नहीं थे। इससे पहले गोल्डन लान कोलिजियम में डेथ वॉरियर्स ने ही एस्टेट में उनकी वापसी को रोका था।
हालांकि यह अभी भी उनके लिए कुछ हद तक हैरान करने वाला था जब अर्लाथ ने कहा कि वह उन्हें गोल्डन लान परिवार के फैमिली डेथ वॉरियर्स दिखाना चाहते हैं। आखिरकार मूल मेजबान 17 वर्षों से एस्टेट पर रह रहा था और मिल्टन को आए हुए लगभग 1 साल हो गया है, फिर भी उसने कभी भी फैमिली डेथ वॉरियर्स को एस्टेट के भीतर नहीं देखा था जिनके बारे में अर्लाथ ने बात की थी। क्या वे एस्टेट के पास हैं? हाँ, वे एस्टेट के पास हैं। अर्लाथ की आवाज़ बहुत निर्णायक थी और मिल्टन ने धीरे धीरे अपने संदेह को दबा दिया। तो चलो पिताजी के सुझाव का पालन करते हैं और एक नज़र डालते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्लाथ उठे और आगे चल दिए। मिल्टन चुपचाप अर्लाथ के पीछे चले गए। बगीचे से गुजरते हुए अर्लाथ एक खुली जगह के सामने रुक गए। ये जगह बहुत खुली थी, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यहाँ बहुत सारे स्तंभ स्थापित किए गए थे। ये जगह मिल्टन के लिए अपरिचित नहीं थी, या यूं कहें कि मूल मेज़बान की यादों में ये जगह शामिल थी। कब्रिस्तान। पिताजी मुझे यहाँ क्यों लाए? मिल्टन के दबे हुए संदेह एक बार फिर उभरे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। दरअसल ये गोल्डन लान परिवार का कब्रिस्तान था जहां मूल मेज़बान की मां को दफनाया गया था। क्या परिवार के डेथ वॉरियर्स यहाँ हैं? मिल्टन के दिमाग में अचानक एक विचार उभरा, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत खारिज कर दिया। ये कैसे संभव हो सकता है? मिल्टन ने एक शब्द भी नहीं कहा, ये जानते हुए कि अर्लाथ उसे बिना किसी कारण के यहाँ नहीं लाएंगे। जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही पल अर्लाथ, जो स्थिर खड़े थे, बोले, मिल्टन, मेरे साथ आओ, अब समय आ गया है कि तुम परिवार के कुछ रहस्य जान लो। ये कहकर अर्लाथ कब्रिस्तान की गहराई की ओर चलने लगे। मिल्टन चुपचाप अर्लाथ के पीछे पीछे चले गए। जब वे दोनों कब्रिस्तान के सबसे दूर के बिंदु पर पहुंचे, तभी अर्लाथ रुके, पीछे मुड़े और मिल्टन की ओर देखा। मिल्टन, थोड़ा पीछे हटो। ये शब्द सुनकर मिल्टन कुछ कदम पीछे हट गए। मिल्टन की हरकत देखकर अर्लाथ कुछ कदम आगे बढ़े और एक स्टील के सामने रुक गए। यहाँ पहुंचने पर मिल्टन ने भी स्टील को देखा था। कोई भी इसे देखे बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ यही एक स्टील थी। अर्लाथ ने स्टील को अपने नंगे हाथों से घुमाया। स्टील, जो जमीन में जड़ा हुआ लग रहा था, उसने आसानी से घुमाया। 1800 मीटर घूमने के बाद उसकी हथेली से एक सुनहरी हवा निकली, फिर उसने स्टील के ऊपरी हिस्से पर जोर से थपकी दी। अर्लाथ ने स्टील को 1 इंच नीचे गिरा दिया। अगले ही पल एक तेज आवाज गूंजी। मिल्टन की हैरान आंखों में उसके सामने जमीन में एक दरार दिखाई दी, जिसमें से जमीन के नीचे जाने वाली एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी। तो ये भूमिगत है। मिल्टन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे यह पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर यह गोल्डन लॉयन एस्टेट के पास आसमान में नहीं था, तो यह भूमिगत ही हो सकता था। चलो चलें, अर्लाथ ने धीमी आवाज में कहा, फिर भूमिगत जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ गया। मिल्टन जानता था कि उसके पिता उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वह अर्लाथ का पीछा करता हुआ सीढ़ी पर चढ़ गया। मिल्टन चेनी के प्रवेश करने के बाद अर्लाथ ने लापरवाही से अपना हाथ इधर उधर घुमाया और उसके सिर के ऊपर का छेद फिर से बंद हो गया। सीढ़ी फिर से अंधेरे में डूब गई। हालांकि इस समय मिल्टन चेनी, जो अब एक ग्रैंड नाइट था, अंधेरे में देख सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी ने चुपचाप अपने मन में सीढ़ी की सीढ़ियां गिन लीं, और जब वह 400 पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने अचानक चमक दिखाई दी। हम पहुंच गए हैं, अर्लाथ ने शांति से कहा। आसपास का माहौल उज्ज्वल हो गया, जमीनी स्तर पर स्थितियों से बहुत अलग नहीं। ये कैसे संभव है? इसके लिए खुद को तैयार करने के बावजूद मिल्टन अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया, जिससे उसके दिल में गहरा सदमा लगा। ये कल्पना करना कठिन था कि मिल्टन ने ऐसा क्या देखा होगा जिससे वह, एक यात्रा करने वाला व्यक्ति, कुछ हद तक भ्रमित हो गया होगा। मिल्टन चेनी के सामने एक असाधारण भव्य भूमिगत महल था। शब्दों की कमी, भव्य एकमात्र शब्द था जिसका उपयोग मिल्टन अपने सामने भूमिगत महल का वर्णन करने के लिए कर सकते थे। छोटे महलों जैसी अंतहीन इमारतें इस भूमिगत महल के अंदर बिखरी हुई थीं। ये प्रतिष्ठान भूमिगत महल के बजाय एक भूमिगत सैन्य अड्डे की तरह दिखते थे। कोई केवल इतना ही कह सकता था कि यह वास्तव में गोल्डन लान परिवार की विशेषता थी। यदि मिल्टन स्वयं यहाँ नहीं आए होते, तो उन्होंने कभी अपने पैरों के नीचे इतने भव्य महल की कल्पना नहीं की होती। स्तब्ध मिल्टन को देखकर अर्लाथ ने अपनी समझदारी दिखाई, क्योंकि वह पहली बार यहाँ आने पर और भी अधिक हैरान था। मेरे पीछे पीछे चलो, वर्नोन, और अपने आसपास की किसी भी चीज़ को लापरवाही से मत छुओ। अर्लाथ ने आदेश दिया और विशेष रूप से मिल्टन को याद दिलाया। ये स्थान उतना सुरक्षित नहीं था जितना सतह पर दिखाई देता था। भूमिगत महल में कई जाल बिखरे हुए थे। मिल्टन ने हल्के से सिर हिलाया, पहले की तरह अपना संयम फिर से बहाल कर लिया। अर्लाथ के पीछे पीछे चलते हुए मिल्टन ने किसी भी चीज़ को लापरवाही से नहीं छुआ, लेकिन उसने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। मिल्टन ने भीड़ में एक से ज्यादा काले कवचधारी व्यक्तियों को भी देखा। हालांकि इन लोगों ने उसे और अर्ल की मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं दिया।
न ही बीच में रोका और न ही सलामी दी। अर्लाथा और मिल्टन एक विशाल ड्रिल ग्राउंड के सामने रुके। चलो मेरे साथ ऊपर आओ, अर्लाथा ने कहा और मिल्टन ने ऊपर देखा। उसके सामने एक विशाल भीड़ टॉवर था। संरचना पूरी तरह से खोखली थी, लेकिन शीर्ष पर एक ऊंचा मंच था। अर्लाथा के साथ मंच के शीर्ष पर चढ़ते हुए मिल्टन ड्रिल ग्राउंड पर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि मैदान खाली था और कोई भी मौजूद नहीं था। मिल्टन को मंच पर बैठते हुए देखकर अर्लाथा ने लापरवाही से किनारे से कुछ उठाया, उसे अपने होठों से लगाया और उसमें फूंक मारी। जो अर्लाथा के मुंह से पक्षियों की आवाज जैसी तेज आवाज निकली। ईगल हॉर्न। मिल्टन ने पहचान लिया कि अर्लाथा क्या फूंक रहा था, हालांकि यह उसके मेजबान की याददाश्त से नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी समय यात्रा के बाद एक किताब में इसके बारे में पढ़ा था। ये ईगल हॉर्न नामक एक चीज थी जो फूंकने पर यह आवाज पैदा करती थी। यह उसकी पिछली दुनिया से अलग थी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ पक्षी प्रजातियों के सींग होते हैं। अगले ही मिनट पहले खाली मैदान अब थोड़े समय में अनगिनत लोगों से भर गया। क्या गति और क्रिया शक्ति, मिल्टन ने अपने दिल में कहा। बस कुछ ही पलों में नीचे के मैदान में एक व्यवस्थित काली टुकड़ी बन गई थी। इस काली टुकड़ी ने मिल्टन को जो पहली अनुभूति दी वह ठंडक की थी। हाँ, ठंड और यांत्रिक। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे खड़े लोग इंसान नहीं, बल्कि चिप्स लगे रोबोट हों। 1000 से ज्यादा लोग होंगे। ऊंचे मंच से नीचे व्यवस्थित दस्ते को देखते हुए मिल्टन ने आश्चर्य में अपना मुंह खोला। गोल्डन लान परिवार राज्य में 300 वर्षों तक बिना किसी नुकसान के खड़ा रहने में सक्षम होने के कारण निश्चित रूप से इसके अपने कारण थे। कुल 1000, उनमें से सबसे कमजोर अर्धशूरवीर हैं, अर्लाथा ने शांति से कहा। अध्याय 38, अध्याय 37, ग्रैंड नाइट का खुलासा। खेती और जन्मजात विशाल शक्ति का रहस्य, चेज रीडिंग की तलाश। अनुवादक 54,96,90,339। पारिवारिक भूमिगत महल में एक महल के अंदर। वर्णन, क्या तुमने मेरे प्रस्ताव पर विचार किया है? ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के आने पर भी कोई खतरा नहीं होगा, अर्लाथा ने अपने स्वर में आत्मविश्वास भरते हुए कहा। मिल्टन चेनी को उस स्थान पर लाना जहां परिवार अपने डार्क गार्ड्स को प्रशिक्षित करता है, अर्लाथा के विचारों के बिना नहीं था। उनमें से एक था मिल्टन को गोल्डन लान परिवार की गहराई और संसाधनों को समझने देना। दूसरी ओर यह मिल्टन की रक्षा करने का एक साधन भी था। वह जानता था कि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब एक जादूगर प्रशिक्षु की मृत्यु को हल्के में नहीं लेगा। उसके पास एक और मकसद था जिसे उसने साझा नहीं किया, लेकिन एक धूर्त मुस्कान के साथ उसने मिल्टन की ओर देखा, मिल्टन के फैसले का सम्मान करने के लिए तैयार। अर्लाथा के शब्दों को सुनकर मिल्टन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि विचार किया। नहीं पिताजी, भले ही यह यहाँ सुरक्षित है, परिवार के संरक्षक नाइट के रूप में मेरा मानना है कि मुझे परिवार के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करना चाहिए। मिल्टन ने आखिरकार अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि मिल्टन संघर्ष से बचना चाहता था। अगर उसे आने वाली लड़ाई में मरना तय था और वह यहाँ छिपना चुन सकता था, तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से उदासीन नहीं होता, लेकिन सिमुलेशन का अनुभव करने के बाद मिल्टन को पता था कि इस युद्ध में उसके जीवन को कोई तत्काल खतरा नहीं था। इसके अलावा सिमुलेशन में एक आधिकारिक नाइट ने भी लड़ाई में भाग लिया था, और अब वह एक ग्रैंड नाइट था। स्वाभाविक रूप से युद्ध को टालने का कोई कारण नहीं था। एक और कारण यह था कि मिल्टन पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब ने बार बार उसकी हत्या करने का प्रयास किया था और सिमुलेशन में उसे कई बार मार डाला था, जिससे उनकी दुश्मनी पक्की हो गई थी। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के सदस्यों से निपटने से बेहतर कोई तरीका नहीं था। आखिर मृतकों के प्रति उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? वर्णन, तुम, अर्लाथा आगे दबाव डालने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उस पल एक सुनहरी हवा का प्रवाह अप्रत्याशित रूप से मिल्टन के हाथों के चारों ओर घूम गया। ये सुनहरी हवा का प्रवाह क्या दर्शाता है? ये पीक ग्रैंड नाइट अर्लाथा के लिए अपरिचित नहीं था। ये कैसे संभव है? अर्लाथा अब केवल आश्चर्यचकित नहीं था, वह चकित था। वर्तमान में गोल्डन लान परिवार का संचालन करने वाले व्यक्ति के रूप में अर्लाथा के पास अत्यंत शक्तिशाली नाइट टैलेंट था, लेकिन वह भी जानता था कि किसी के लिए आधिकारिक नाइट से ग्रैंड नाइट तक पहुंचना कितना कठिन था। हालांकि अभी उसने देखा कि उसका बेटा सिर्फ 6 महीने में ही ग्रैंड नाइट बन गया है। कोई उसकी भावनाओं की कल्पना कर सकता है? सदमा, परमानंद, अविश्वास, इन सभी भावनाओं ने मिलकर उसे अपने कई वर्षों के अनुभव के बावजूद अपना संयम खोने पर मजबूर कर दिया। पिताजी, मैं अब ग्रैंड नाइट हूं, मिल्टन ने धीरे से कहा। मुझे पता है कि आप ग्रैंड नाइट हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है। अर्लाथा अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करने में असमर्थ था। मिल्टन ने आखिरकार अपनी ग्रैंड नाइट ताकत को एक साधारण कारण से प्रकट किया, इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अनगिनत सिमुलेशन ने दिखाया था कि अर्लाथा उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
अगर वह दुनिया पार करते समय झुगी झोपड़ी का युवा होता तो अपनी ताकत को छिपाना जरूरी होता। जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ हमेशा सबसे पहले काटा जाता है। हालांकि गोल्डन लॉयन परिवार में पैदा होने के बाद एक ऐसे पिता के साथ जो वास्तव में उसे महत्व देता था, अब जानबूझकर अपनी ताकत को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर जब वह अपने पिता के सामने ताकतवर हो सकता था तो कमजोर होने का नाटक करने का क्या मतलब था? ये बिल्कुल बेकार था। इसके बजाय अपने ग्रैंड नाइट की ताकत का खुलासा करने से उसके पिता उसे और भी अधिक महत्व दे सकते थे। इसके अलावा चूंकि मिल्टन ने ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब का सामना करने का फैसला किया था, इसलिए उसकी ताकत को अनिवार्य रूप से प्रकट करना होगा, जिससे इसे छिपाना और भी बेकार हो जाएगा। बेशक अपनी ग्रैंड नाइट ताकत का खुलासा करने के बाद भी वह इसे समझा पाएगा। यह मेरी इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ के कारण ही होगा कि आधिकारिक नाइट बनने के बाद मुझे ब्रीदिंग टेक्निक में अपनी ट्रेनिंग की गति बहुत तेज लगी। वास्तव में इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ प्रतिभा ही वह कारण है जिसके कारण मिल्टन चेनी ने ग्रैंड नाइट के पद पर अपनी तीव्र चढ़ाई के लिए तैयारी की। आखिरकार पूरे राज्य में मिल्टन चेनी से पहले केवल एक व्यक्ति इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ के साथ ग्रैंड नाइट बना था। इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ, इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ। अर्लाथा ने 2 बार बड़बड़ाया, फिर उसकी आवाज में आश्चर्य का स्वर आ गया। उसने अपने आश्चर्य को दबा लिया, लेकिन जब उसने मिल्टन चेनी को देखा तो उसकी आंखों में अजीब भाव था। बेपरवाह चेहरे के साथ मिल्टन चेनी ने अर्लाथा की नज़र को देखते ही अपनी नाक को छुआ। दरअसल वह अंदर से काफी शर्मिंदा था। अगर उसके पास वाकई इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ होती तो वह शायद इन सभी सिमुलेशन के बाद एक एपिक नाइट बन जाता। लेकिन मिल्टन चेनी को यह एहसास नहीं था कि इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ होना उतना अद्भुत नहीं था जितना उसने सोचा था। अर्लाथा वास्तव में इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति को जानता था जो एपिक नाइट बन गया था। अर्लाथा ने इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ के बारे में पहले नहीं सोचा था। इसका कारण वास्तव में एक कारण था। क्या टेरेंस ने मुझसे झूठ बोला? क्या ये सच है कि इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ के साथ आधिकारिक नाइट बनने के बाद किसी की पदोन्नति आसमान छू जाएगी? ऐसा होना चाहिए, तो फिर उस समय उसकी हरकतें सब धोखा थीं। अच्छा किया टेरेंस, तुमने राज्य में सभी को बेवकूफ़ बना दिया। अर्लाथा के दिल में कई विचार उमड़े, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा। इसलिए इस समय मिल्टन चेनी अर्लाथा के चेहरे से कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे थे। मिल्टन चेनी को यह नहीं पता था कि इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ के साथ आधिकारिक नाइट बनने के बाद ब्रीदिंग टेक्निक के अभ्यास में भारी वृद्धि की जानकारी एक धोखा थी। हालांकि यह खबर पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन ज्यादातर अभिजात वर्ग जो विवरण जानते थे वे जानते थे कि यह झूठ है। अर्लाथा ने भी हमेशा ऐसा ही सोचा था। हालांकि इस खबर के नायक नाइट ऑफ द अर्थ ने अफवाहों का खंडन नहीं किया, इसलिए अनगिनत रईसों को पता था कि यह झूठ है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा। इन्हें जायंट स्ट्रेंथ ऐसा लग रहा था जैसे भगवान आपके लिए नाइट की खेती का दरवाजा बंद कर रहे हों और फिर आपको सांत्वना देने के लिए एक खिड़की खोल रहे हों। जरा सोचिए, ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति जिसे आधिकारिक नाइट बनने के लिए इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वह एक बनने के बाद अचानक छलांग और सीमा से आगे बढ़ जाए? ये पूरी तरह से अनुचित है। इसलिए जब अर्लाथा ने शुरू में मिल्टन चेनी से इस व्यक्ति का उल्लेख किया तो वह केवल मिल्टन को कुछ मनोवैज्ञानिक आराम प्रदान करने की कोशिश कर रहा था ताकि अपने बेटे को निराशा से बचाया जा सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मिल्टन को अचानक एक जादूगर मिल गया और फिर वह आधिकारिक नाइट बन गया। आधिकारिक नाइट बनना एक बात थी, लेकिन अब आधे साल से भी कम समय में वह एक ग्रैंड नाइट बन गया था। इसने अनिवार्य रूप से अर्लाथा को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ वास्तव में आधिकारिक नाइट बनने के बाद किसी को आसमान छूने का कारण बनता है? क्या हुआ पिताजी? अर्लाथा को भौहें सिकुड़े और एक शब्द भी न बोलते हुए देखकर मिल्टन को पूरी कहानी जाने बिना भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ का उल्लेख करने के बाद अर्लाथा को इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए उसने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी नज़र अर्लाथा पर गई। अहम, मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ की प्रतिभा का इतना अच्छा प्रभाव होगा। वर्णन, चूंकि तुम पहले से ही एक ग्रैंड नाइट हो, इसलिए अगर तुम परिवार के साथ लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। अर्लाथा ने कुछ शर्मिंदगी के साथ बात की, फिर विषय बदल दिया, ये जानते हुए कि उसका पिछला व्यवहार थोड़ा अलग था। क्या ऐसा है? मिल्टन ने अपने आप से बड़बड़ाया। उसके दिल में कुछ संदेह था। फिर उसने मन ही मन तय किया, बाद में उसे इन्नेट जायंट स्ट्रेंथ की प्रतिभा में और गहराई से खुदाई करनी होगी। उसे हमेशा लगता था कि यह प्रतिभा वह नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। अध्याय 39, अध्याय 38, गोलमेज सम्मेलन और तूफान का निर्माण। चेज रीडिंग के लिए अनुरोध। अनुवादक 54,96,90,339। एक अज्ञात पर्वत श्रृंखला में एक महल स्थगित खड़ा है। महल के अंदर एक भव्य गोल मेज के सामने इस समय काले वस्त्र पहने एक दर्जन से अधिक व्यक्ति मेज के सामने बैठ गए। कोडी मर चुका है,
वह हम में से सबसे प्रतिभाशाली था और लेवल 3 विज़ार्ड अप्रेंटिस बनने की सबसे बड़ी क्षमता वाला व्यक्ति था। अब वह मर चुका है। ये शब्द मेज के शीर्ष पर काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से निकले। उसकी आवाज़ में उदासी और मौत भरी हुई थी। कोई भी नहीं बोला, एक गहरा सन्नाटा कमरे में छा गया। जब तक एक कर्कश आवाज़ ने शांति को तोड़ा। मृत्यु सभी को आती है, जादू का कोई अपवाद नहीं है, वे भी मृत्यु के खतरे से बच नहीं सकते। एकमात्र लेवल 1 विज़ार्ड अप्रेंटिस की तो बात ही छोड़िए। उनके शब्द व्यंग्यात्मक उपहास से भरे हुए थे, जिसमें लेवल 1 विज़ार्ड अप्रेंटिस पर जोर दिया गया था। इन शब्दों ने मेज पर बैठे लोगों में बेचैनी पैदा कर दी। कई लोगों ने वक्ता की ओर देखा, फिर उदासीनता दिखाते हुए अपने सिर नीचे कर लिए। मुलेन, मुझे पता है कि काल की दयालुता से तुम्हें लाभ हुआ है। मेज के शीर्ष पर बैठी बूढ़ी आवाज ने फिर से बोलना शुरू किया, लेकिन उसके खत्म होने से पहले ही उसे बीच में ही रोक दिया गया। क्या संस्थापक का नाम कुछ ऐसा है जिसे आप खुलेआम पुकार सकते हैं? मुलेन ने मेज पर जोर से हाथ मारा और खड़ा हो गया, उसका स्वर ठंडा था। बीच में टोके जाने पर लेवन कुछ हद तक नाराज हुआ, हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। मेज पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लेवन और मुलेन के अलावा इस समय कोई और नहीं बोल सकता था। मृतक लेवन का बेटा था, उनका अपना नहीं। मुलेन ही वह व्यक्ति था जो काल का आभारी था, उनका नहीं। इस गोलमेज बैठक को अचानक बुलाने के लिए लेवन से कई लोग पहले से ही असंतुष्ट थे। तो स्वाभाविक रूप से अब कोई भी लेवन के लिए बोलने वाला नहीं था, भले ही लेवन ब्लैक रोब सीकर्स क्लब का वर्तमान सोसाइटी मास्टर था। हर कोई लेवल 1 विज़ार्ड अप्रेंटिस था, वास्तव में कौन दूसरे पर श्रेष्ठता का दावा कर सकता था। इसलिए टेबल पर बैठे अधिकांश लोगों ने उदासीनता का रवैया चुना। ये दृश्य देखकर मुलेन अपने चेहरे पर एक सन की मुस्कुराहट के साथ वापस बैठ गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह बूढ़ा आदमी क्या करने का इरादा रखता है, गोल्डन लॉयन परिवार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब जैसे संगठन की प्रकृति एक परिवार से पूरी तरह अलग थी। एक परिवार एक दिल से काम करता है, लेकिन ब्लैक रोब सीकर्स क्लब जैसा एक छोटा जादूगर संगठन एक साथ कैसे काम कर सकता है? क्या आपको लगता है कि हम आपके बेटे के बदला लेने के लिए चाकू का काम करेंगे? असंभव! उद्धरण चिन्ह। मुलेन ने मन ही मन कहा। जादूगर बनने के लिए बहुत सी कठिनाइयों से गुजरने के बाद वह मूर्ख नहीं था। वास्तव में कमरे में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं था। ये सच है कि मुलेन काल के एहसानों का शिकार था, लेकिन ये कहना कि वह सिर्फ इसलिए गोल्डन लॉयन परिवार के खिलाफ हो जाएगा या किसी पिछले एहसान के कारण ऐसा करेगा, असंभव होगा। जादूगर किस तरह के लोग होते हैं? वे अहंकारियों का एक समूह होते हैं। लेवन के साथ उसका टकराव अभी भी उसके अपने हितों के लिए था। क्या गोल्डन लॉयन परिवार से निपटना इतना आसान है? अगर ऐसा होता तो इस गोलमेज बैठक की कोई ज़रूरत नहीं होती। उपस्थित कुछ लोगों के विचार मुलेन के समान थे, हालांकि मुलेन के विपरीत उन्होंने लेवन का सीधे तौर पर सामना नहीं किया। कारण सरल था, मुलेन काल के एहसान का इस्तेमाल लेवन का मुकाबला करने के लिए कर सकता था, उनके पास ऐसा कोई बहाना नहीं था। इतने सालों तक जीने के बाद क्या लेवन वास्तव में यह नहीं समझ पाएगा कि मुलेन क्या सोच रहा था? यह असंभव था, वह किसी और से ज्यादा स्पष्ट रूप से सब कुछ देख सकता था। इसलिए मुलेन की निगाहों के सामने उसने एक अजीब सी मुस्कान प्रकट की। जब मुलेन ने अपना ध्यान लेवन पर केंद्रित रखा तो उसने स्वाभाविक रूप से यह अजीब सी मुस्कान देखी, जिससे उसका दिल थोड़ा कांप उठा। जैसा कि अपेक्षित था, अपनी उलझन भरी निगाहों के नीचे लेवन ने बोलना शुरू किया। अगर ऐसा है तो गोल्डन लॉयन परिवार से संबंधित मामला। मुलेन ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि लेवन ने गोल्डन लॉयन परिवार से निपटने का विचार छोड़ दिया है। कौन सोच सकता था कि लेवन के शब्द अचानक बदल जाएंगे? गोल्डन लॉयन परिवार से संबंधित मामला, हम पुराने नियमों का पालन करेंगे, चलो वोट करते हैं। क्या? मुलेन एक के बाद एक उठी हुई भुजाओं को घूरते हुए अपने दिल को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। अरे बूढ़े आदमी, तुम चाले चल रहे हो, है न? गोल्डन लॉयन एस्टेट पारिवारिक प्रशिक्षण मैदान। चांदी सफेद कवच पहने दो आकृतियां आपस में टकराईं, जहां नीली और सुनहरी रोशनी आपस में मिल गई। तलवारों की गड़गड़ाहट प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपनी तलवारें वापस ले लीं और रुक गए। उनमें से एक मिल्टन चेनी था और जिसके चारों ओर नीली हवा का प्रवाह था वह हेल्म था। विलियम फैमिली शैडो गार्ड्स को प्रशिक्षित करने के लिए अंडरग्राउंड पैलेस गया था। जब ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब आएगा तो वे शैडो गार्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब से अर्लाथा को पता चला कि मिल्टन ग्रैंड नाइट बन गया है, तब से मिल्टन से कुछ भी छिपाए बिना परिवार की बैठक आयोजित की गई। सभी पारिवारिक संसाधन भी मिल्टन के लिए खुले थे। हालांकि इस समय मिल्टन के लिए इन संसाधनों का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि मिल्टन को स्पष्ट रूप से पता था कि वह नाइट के पद के अंत तक पहुंच गया है। युवा मास्टर, आपकी ताकत किसी नए नवेले ग्रैंड नाइट की तरह नहीं लगती।
ऐसा लगता है जैसे आपने कई सालों तक ग्रैंड नाइट के मार्ग पर अपनी शक्ति को निखारा है। प्रशिक्षण मैदान पर मिल्टन का सामना करते हुए एल्म ने आश्चर्य से बात की। मिल्टन की ताकत हालांकि उससे कम थी, लेकिन ग्रैंड नाइट की दुनिया में किसी भी नए व्यक्ति से ज़्यादा मजबूत थी। वह उन चंद लोगों में से एक था जो जानते थे कि मिल्टन ग्रैंड नाइट बन गया है। एल्म परिवार के प्रति पूरी तरह से वफादार था, ये बात मिल्टन को पता थी। उसके पिता ने मिल्टन के ग्रैंड नाइट बनने की बात एल्म से नहीं छिपाई, ये बात ही बहुत कुछ कहती है। एल्म को यह नहीं पता था कि मिल्टन ने अपनी ताकत का एक हिस्सा छिपा रखा था। अगर मिल्टन ने वाकई अपना सब कुछ दे दिया होता तो एल्म शायद और भी हैरान होता। यह इन्हें जायंट स्ट्रेंथ के प्रभाव के कारण हो सकता है, ये सर एल्म की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे एल्म, क्या इन दिनों परिवार में कोई असामान्य गतिविधि हुई है? मिल्टन ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया और फिर एल्म से एक सवाल पूछा। पिछले कुछ दिनों से अर्लाथ हर दिन सुबह जल्दी निकल जाता है और देर से लौटता है। उसने 4 या 5 दिन पहले ही एक पारिवारिक सम्मेलन आयोजित किया था। मिल्टन की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर अर्लाथ ने मिल्टन को गोल्डन लॉयन एस्टेट में रहने के लिए भेज दिया था। वह छोटी सी एस्टेट जहां मिल्टन आमतौर पर रहता था, वर्तमान में खाली थी। एस्टेट में कोई असामान्य गतिविधि नहीं हुई है, लेकिन सुदूर पूर्व शहर में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां हुई हैं। हालांकि उनसे निपटा गया है। आधिकारिक मामलों की बात करते हुए एल्म फिर से गंभीर हो गया। एल्म की नज़र में मिल्टन धीरे धीरे अर्लाथ के व्यवहार को अपना रहा था। एक तूफान आने वाला है, मिल्टन ने चुपचाप अपने आप से कहा, जबकि एल्म उसके पीछे चुपचाप खड़ा था। मिल्टन यह नहीं भूला कि पिछले 3 सिमुलेशन में बड़े युद्ध की शुरुआत हमेशा इसी साल के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि सिम्युलेटर ने सटीक समय का खुलासा नहीं किया, लेकिन मिल्टन को लगा कि यह बहुत दूर नहीं होगा। ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब का पलटवार आसन था। मिल्टन के इस दुनिया में आने के बाद यह पहली बार था कि वह सीधे एक पूरे जादूगर संगठन का सामना कर रहा था। हालांकि यह एक उपमहाद्वीप का एक छोटा जादूगर संगठन था, लेकिन वे अपनी सतर्कता में ढील नहीं दे सकते थे। जादूगरों का संगठन चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, उन्हें एक कारण से कभी कम नहीं आंकना चाहिए, वे जादूगर हैं। जबकि वे केवल जादूगर प्रशिक्षु हो सकते हैं, कौन जानता है कि उनके पास कौन से अजीब तरीके हैं। आखिरकार इस दुनिया में जादूगर शक्ति का पर्याय हैं। ये कहना कि मिल्टन बिना किसी बेचैनी के पूरी तरह से शांत था, झूठ होगा। हालांकि उसे डर नहीं लगा, बल्कि वह कुछ अजीब तरह से उत्साहित और उम्मीद से भरा हुआ था। अध्याय 40, अध्याय 39, पारिवारिक सम्मेलन। कृपया पढ़ना जारी रखें। अनुवादक 54,96,90,339। तस्क। अविचलित होकर मिल्टन चेनी ने अपने सामने काले कपड़े पहने आदमी का गला काट दिया, जिससे जमीन पर ताज़ा खून छिड़कने लगा। इससे 12 हो गए और अधिक डेथ वॉरियर्स। ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के तरीके और भी सरल होते जा रहे हैं। मिल्टन चेनी ने अपनी नाइट तलवार रख दी और खुद से बुदबुदाया। पहले जो लोग एस्टेट के पास गए थे वे आधिकारिक नाइट स्तर के कुछ डेथ वॉरियर्स थे। हाल के दिनों में आधिकारिक नाइट्स भी कहीं नहीं मिले, जो बचे हैं वे केवल अर्ध नाइट स्तर के डेथ वॉरियर्स हैं। ये डेथ वॉरियर्स एस्टेट के पास आ सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से अर्लाथ द्वारा आयोजित किया गया था। उसके बिना ये तोप के चारे गोल्डन लान परिवार के मुख्य क्षेत्र के पास कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या वे इन डेथ वॉरियर्स के साथ हमें सुन्न करने की योजना बना रहे हैं? फिर जब हमारे गार्ड कम हो जाएंगे तब हमला करेंगे। यह एक संभावना थी जिसके बारे में मिल्टन सोच सकता था। हालांकि मिल्टन को लगा कि संभावना छोटी है, क्योंकि वह जो भी सोच सकता था अर्लाथ भी स्वाभाविक रूप से सोच सकता था। इस तरह की रणनीति बहुत बचकानी थी। इस बिंदु पर कोई भी अपनी सुरक्षा कम नहीं करेगा। अचानक मिल्टन चेनी के पीछे काले रंग का एक आदमी दिखाई दिया। मिल्टन, जो उस आदमी की उपस्थिति से अवगत था, ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। काले रंग का आदमी झुक गया और मिल्टन के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। अब ठीक है, मैं समझ गया। मिल्टन ने समझ में सिर हिलाया, फिर अपनी नाइट तलवार को दूर रखा और गोल्डन लान एस्टेट की ओर चल पड़ा। वह कुछ हद तक हैरान था, क्या कल ही पारिवारिक सम्मेलन नहीं हुआ था? केवल एक दिन के अंतराल पर अर्लाथ ने एक और पारिवारिक सम्मेलन बुलाया था। ये कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। मिल्टन तेजी से चले, जल्दी से पारिवारिक सम्मेलन कक्ष में पहुंच गए। मिल्टन को अंदर आते देख अर्लाथ ने उसकी ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। मिल्टन ने भी कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोगों पर ध्यान दिया। विलियम और एल्म भी यहाँ हैं। मिल्टन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके साथ वहाँ 4 लोग थे। उन चारों के साथ पिछली कॉन्फ्रेंस 1 दर्जन दिन पहले हुई थी। कल के पारिवारिक सम्मेलन में विलियम मौजूद नहीं था, क्योंकि उसे अंडरग्राउंड पैलेस की निगरानी करनी थी। इस बार सभी के मौजूद होने के कारण यह महत्वपूर्ण बात होगी। सब लोग यहाँ हैं, चलो कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। जैसे ही मिल्टन ने अपनी सीट ली, अर्लाथ ने धीमी आवाज में मीटिंग शुरू की।
एल्म, पहले तुम बोलो। कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अर्लाथ ने एल्म की ओर देखा और बोला। एल्म ने गंभीर चेहरे के साथ थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने शुरू किया, ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के विजार्ड अप्रेंटिस ने चलना शुरू कर दिया है। डार्क वेब से मिली गुप्त जानकारी के अनुसार ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के विजार्ड अप्रेंटिस के निशान फोर सीजन्स सिटी, फार ईस्ट टेरिटरी के दक्षिण में और उत्तर में कोने सिटी में पाए गए हैं। ये विजार्ड अप्रेंटिस अपने निशानों को बिल्कुल भी नहीं छिपा रहे हैं और उनका लक्ष्य सीधे गोल्डन लान परिवार है। एल्म की आवाज़ गंभीर थी और गोलमेज पर बैठे मिल्टन पूरे ध्यान से सुन रहे थे, पूरी तरह से बेपर्दा। क्या वे इतने आश्वस्त हैं? मिल्टन चौंक गए। उन्हें एल्म की बातों पर संदेह नहीं था। चूंकि एल्म ने इतने महत्वपूर्ण पारिवारिक सम्मेलन में ये कहा था, इसलिए जानकारी सटीक होनी चाहिए। मिल्टन डार्क वेब से भी परिचित थे, जो फार ईस्ट टेरिटरी में संचालित एक विशाल खुफिया संगठन है, और एल्म इस संगठन के प्रभारी थे। क्या विजार्ड अप्रेंटिस के निशान केवल इन 2 शहरों में पाए गए थे? कुल कितने लोग? एल्म के बोलने के बाद अर्लाथ ने पूछना जारी रखा। मिल्टन को एहसास हुआ कि उसके पिता को शायद ये बात पहले से ही पता थी। अर्लाथ ने एल्म से जो पूछा वह उसके और विलियम के फायदे के लिए था। फोर सीजन्स सिटी और कोने सिटी वे पक्के स्थान हैं जहां ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के विजार्ड अप्रेंटिस की खोज की गई थी। कुल 4 लोग। एल्म ने एक शब्द बोला। मिल्टन और विलियम बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। 4 लोग। क्या हम पहला कदम उठाएं और उन्हें सीधे रोक लें? विलियम ने कहा, उसकी आवाज़ में हत्या करने का इरादा था। विलियम के शब्दों को सुनकर अर्लाथ ने अपना सिर हिलाया और कहा, असंभव। उनके जानबूझकर अपने ट्रैक को उजागर करना हमें बाहर निकालने के लिए एक चारा हो सकता है। अंधेरे में कोई घात छिपा हो सकता है। अपना वाक्य समाप्त करते हुए अर्लाथ ने मिल्टन चेनी की ओर देखा और कहा, मिल्टन, पुष्टि किए गए और संदिग्ध विजार्ड अप्रेंटिस के निशानों के स्थानों के बीच कोई सामान्य कारक है। सामान्य कारक? मिल्टन ने अर्लाथ की ओर देखा, विचार करते हुए। एल्म ने जिन कई स्थानों का उल्लेख किया था वे उसके दिमाग में तेजी से उभरे। फिर मिल्टन ने इन स्थानों को जोड़ना शुरू किया। हालांकि कुछ विचार विमर्श के बाद उन्हें कोई विशेष सामान्य कारक नहीं मिला। यदि कोई सामान्य बिंदु था तो वह केवल यही हो सकता था। वे सभी बहुत दूर हैं। मिल्टन ने अनिश्चितता से पूछा। उनका तर्क सरल था। दक्षिणी फोर सीजन्स सिटी और उत्तरी कोने सिटी दोनों ही सुदूर पूर्व क्षेत्र के बिल्कुल किनारे पर थे, गोल्डन लान परिवार के मुख्य क्षेत्र से बहुत दूर। ईस्टर्न प्लेन और ब्लैकस्टोन टैवन के लिए वे तुलना से परे थे। सख्ती से कहें तो ये दोनों स्थान सुदूर पूर्व क्षेत्र का हिस्सा नहीं थे। बिना किसी संदेह के सभी 4 स्थान सुदूर पूर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र गोल्डन लायन एस्टेट से बहुत दूर थे। मिल्टन के शब्दों को सुनकर अर्लाथ की आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। ये सही है, वे सभी बहुत दूर हैं। तो उन्होंने गोल्डन लायन एस्टेट से इतने दूर शहरों में अपनी स्थिति को उजागर करने का विकल्प क्यों चुना? अर्लाथ ने मिल्टन से फिर पूछा। मिल्टन जानता था कि यह उसके पिता का जानबूझकर किया गया मार्गदर्शन था, इसलिए उसने थोड़ा सोचा। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के लोग अपने निशानों को पूरी तरह से छिपा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन्हें उजागर करना चुना। इसके अलावा उन्होंने ये काम गोल्डन लॉयन एस्टेट से 2 सबसे दूर के शहरों में किया। ये कहना कि यह उनके अहंकार के कारण था, गोल्डन लॉयन परिवार की पूरी तरह से उपेक्षा करना और उनके उजागर होने की परवाह न करना, मिल्टन को इस पर विश्वास नहीं होगा। तो इसका कारण क्या हो सकता है? अचानक मिल्टन के दिमाग में एक विचार आया। क्या यह एक छल हो सकता है? फोर सीजन्स सिटी और कोने सिटी में जादूगर प्रशिक्षुओं ने जानबूझकर अपने निशान उजागर किए हैं। साथ ही ऐसे जादूगर प्रशिक्षु भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने निशान छिपाए हों, और ये जादूगर प्रशिक्षु शायद। इस बिंदु पर मिल्टन रुक गए और फिर आगे बोले, शायद वे पहले से ही एस्टेट के करीब पहुंच चुके हैं। मिल्टन को नहीं पता था कि उनका अनुमान सही था या नहीं। उन्होंने बस एक सनक में इसके बारे में सोचा और इस तरह उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे आवाज दी। एक छल, यह एक उपयुक्त वर्णन है, अर्लाथ ने आश्चर्यजनक रूप से उत्तर दिया। काफी हद तक मेरे विचार मिल्टन के समान हैं। फोर सीजन्स सिटी और कोने सिटी में स्वेच्छा से अपने निशान उजागर करने वाले जादूगर प्रशिक्षु शायद हमारी सतर्कता कम करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि वे स्वेच्छा से अपने निशान उजागर कर सकते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उन्हें छिपा भी सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं, ब्लैक रोब सीकर्स क्लब में सिर्फ 4 या 5 जादूगर प्रशिक्षु नहीं हैं। अगले कुछ दिनों में ब्लैक रोब सीकर्स क्लब की ओर से हमला हो सकता है। मिल्टन सही कह रहे हैं, ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के जादूगर प्रशिक्षु पहले से ही नजदीक हो सकते हैं। अर्लाथ ने कमरे को स्कैन किया और बोला। उसकी आवाज़ भले ही धीमी रही हो, लेकिन सभी ने उसे साफ सुना। जैसा कि अपेक्षित था, मिल्टन का अनुमान सही था। उसके विचार अर्लाथ के विचारों से मेल खाते थे।